हाँ बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर कर लिया है हम लोगों ने। सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर और कर लेते हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा काम खत्म होगा। सब लोग जम के तैयारी करेंगे, रिवाइज करेंगे चीजों को और अच्छा पेपर करके आएंगे। हम सब की विशेष तुम्हारे साथ। चलिए तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए आगे करते हैं। जो हमें चीजें करनी है वो आपके सामने है। आज हम मीजल फॉर्मेशन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में, उनकी प्यूरिफिकेशन के, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ कैटालिसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं मीजल फॉर्मेशन की बात करूं तो लास्ट क्लास में जो सबसे पहले हमारी बात जहां रुकी हुई थी, वो लास्ट क्लास की बात हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि हमें वो एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में बात करना था, जिसमें ये बोला गया था कि दीज आर सब्सटेंसेस which behave as a normal electrolyte at low concentration but get associated at high concentration। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप कंसंट्रेशंस लो रख रहे हैं तो ऐसे में ये हैं, मतलब अगर कंसंट्रेशन लो रख रहे हैं तो ऐसे में फिर इनका जो ये नॉर्मल है और ये कोलाइडल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऐसे में फिर ये कंबाइन होकर इस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ जाते हैं और वो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं और इस तरह से इन लोगों का जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पर तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये लोग जो कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोगुलेट करके कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये मीजल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है। लास्ट स्लाइड थोड़ा सा ब्लर्ड सी दिख रही थी, लेकिन वो हमने लास्ट क्लास में बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो लास्ट काम की बात करें तो जो ये मीजल फॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये देखो, बड़ा नॉर्मल है कि अगर आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी आप वो सब्सटेंसेस जो एग्रीगेट कर रहे हैं टू फॉर्म पार्टिकल्स कोलाइडल डायमेंशन के, वो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं। यानी आप आपस में जुड़कर कुछ इस तरह से बिहेव करने लगेंगे कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल्स की डायमेंशन रेंज में आ जाएं तो आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने लगेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिनके मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन के की रेंज में आ रहे हैं, वो हमारे एसोसिएटेड कोलाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूजली स्मॉलर देन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो हमारे सोप्स और डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरली छोटे हैं कोलाइडल पार्टिकल से। अब वो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज रेंज से छोटे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आपस में जुड़ जाएं और जुड़ने से जो उनका साइज बने, जुड़ने से जो एक बड़ा सा गोला बने, वो बड़ा सा गोला हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के साइज रेंज को बिलोंग करे। तो ऐसे में फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। यानी एसोसिएटेड कोलाइड्स जो बनते हैं वो उन पार्टिकल से बनते हैं जो खुद अकेले तो कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में नहीं आते, बट मिलने से, आपस में जुड़ने से वो एक बड़ा सा एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसका साइज वो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के साइज की रेंज में आता है, जिसकी वजह से वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जिसको एसोसिएटेड कोलाइड्स के नाम से या मीजल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो हमने सोप या डिटर्जेंट की बात की है, ये नॉर्मली इन मॉलिक्यूल्स का जो साइज है सोप या डिटर्जेंट का साइज, इनका साइज कम है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, लेकिन ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका साइज उस कोलाइडल रेंज में आ जाता है, तो आप उसको कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन फिर उस तरह से बने हुए जुड़े हुए इस तरह सिस्टम को मीजल का नाम दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मेरी कंसंट्रेशन कम है, अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर कंसंट्रेशन मेरी कम है तो उस केस में तो मैं नॉर्मल साइज का आदमी हूं, तो मैं कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता, बट हम आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसे में फिर हम मीजल्स फॉर्म कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बना सकते हैं और वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। अब डिटर्जेंट और सोप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह से है कि जो भी हमारा, एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा स्टेरेट है या कोई भी एक सोप या डिटर्जेंट का कोई एक जनरल केस ले ले, तो ये आदमी एक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आदमी है इसका एक बड़ा सा जो मॉलिक्यूल, बड़ा सा जो आयन आप देख रहे हैं, इस आयन में बहुत बड़ी सी एक ऐसी चेन है, समझिए बात को, जो हाइड्रोकार्बन की चेन,
और इसके अंदर एक पोलर हिस्सा भी है COO माइनस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो बड़ी सी कार्बन चेन है हमारी, ये बड़ी सी कार्बन चेन ये है जो ये लंबे लंबे धागे जैसे दिखाए जा रहे हैं, और ये जो डॉटेड सॉलिड सर्कल्स हैं ये हमारे पोलर ग्रुप्स हैं। दिस इज माय पोलर ग्रुप। तो अल्टीमेटली दिस CO माइनस इज माय पोलर ग्रुप एंड दिस इज माय जो हमारी वेव लाइन है, दिस इज अ नॉन पोलर ग्रुप। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारा सोडियम, ये अभी हम इसको डायग्राम से समझते हैं, जो हमारा ये सोडियम स्टेरेट, इस सोडियम स्टेरेट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस सोडियम स्टेरेट में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। इस बड़े से स्ट्रक्चर में ये हमारी एक लंबी सी कार्बन चेन है, और ये जो लंबी सी कार्बन चेन है ये हमारा नॉन पोलर एंड है, और ये नॉन पोलर एंड हमारा हाइड्रोफोबिक है। दिस इज हाइड्रोफोबिक। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है, और अगर ये नॉन पोलर है तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता या वाटर के अंदर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सो दिस इज हाइड्रोफोबिक। सिमिलरली जो हमारा पोलर एंड है, ये पोलर एंड हमारा हाइड्रोफिलिक है। दिस इज हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक यानी ये वाटर के लिए अट्रैक्शन शो करता, वाटर के लिए लव शो करता। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये वाटर से भागती है, डरती है। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरने वाली। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन लेता हूं तो नॉर्मल सिचुएशन की बात यह है कि ये है मेरा सोप का सिस्टम, जिसमें एक एंड मेरा हाइड्रोफिलिक है और जो पीछे पूंछ है मेरी टेल, ये टेल मेरी हाइड्रोफोबिक। ठीक है ये। अच्छा, अब आप सोचिए मेरे पास एक ऐसा आदमी है जिसका खुद का साइज सर वो कोलाइडल साइज से काफी कम है, यानी ये सिस्टम अकेला कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता। लेकिन सर अगर ये लोग जुड़ने लगेंगे तो जुड़ने से एक मीजल फॉर्मेशन हो सकती है, और वो मीजल फॉर्मेशन कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जानी जा सकती है। ये पॉसिबल। और वो जुड़ते क्यों है वो भी बड़ा क्लियर है। क्लियर ये है कि जब आप इसको पानी में डालते हैं, आप जरा समझिएगा बात को, यानी जब आप नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन क्या कहती है? नॉर्मल सिचुएशन ये कहती है कि अगर 2-4 है, कंसंट्रेशन काफी कम है, तो बड़ा क्लियर है कि जो हाइड्रोफिलिक एंड है मेरा, वो जो पोलर एंड था, वो पोलर एंड तो मेरा नीचे लटका रहेगा, और जो वो हमारे हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो वाटर से बाहर की तरफ होंगे, क्योंकि वो वाटर के अंदर नहीं रहना चाहते। बट दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन मतलब मेरे पास 2-4-10 जो है स्टेरेट आयन पड़े हुए हैं, तो ऐसे में सर कुछ लोग जो है, जो हाइड्रोफिलिक एंड है, जो पोलर एंड वाला था, वो जो गोला था, वो तो पानी के अंदर रहेगा, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो पानी के बाहर रहेगी। ये नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ानी स्टार्ट की स्टेरेट की, यानी अब ये लोग और आएंगे और आएंगे और आएंगे, तो जब ये कंसंट्रेशन बढ़ती है तो अब एक नया सा सिचुएशन बनता है। वो क्या है कि अब सारे लोग ये हरकत नहीं कर सकते, तो कुछ लोग बल्क पानी के उस पानी के बल्क के अंदर या डिस्पर्शन मीडियम के बल्क के अंदर भी जाकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जुड़ते कैसे हैं? वो इस सिचुएशन से जुड़ते हैं, यानी जो हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है वो तो बाहर की तरफ आता है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो सारे के सारे नीचे की तरफ जुड़ने लगते हैं। यानी पानी के अंदर भी जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो पानी के अंदर भी आपको इस तरह की एक सिचुएशन दिखाई देती है, जिसमें ये सब लोग इस तरह से जुड़ते हैं कि जितने भी हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो सब अंदर की तरफ आने लगते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, जो आपके पोलर एंड्स थे, वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। इस तरह से जो ग्रुप तैयार होता है, इस ग्रुप को ही आप मीजल फॉर्मेशन का नाम देते हैं। दिस इज मीजल। यानी ये जो आपने बनाया है, दिस इज मीजल। समझिए बात। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप नॉर्मल कंसंट्रेशन लेके आते हैं तो मीजल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंसंट्रेशन में कुछ इस तरह का सिस्टम दिखाई देगा जिसमें ये लोग आपस में जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपको यह दिखाई देता है कि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो आपस में घुसने की कोशिश करते हैं, पानी से डर कर एक साथ इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, हमारे पोलर एंड्स, वो पानी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यानी एक तरह का इस तरह का एक सिस्टम तैयार होता है, जो सिस्टम हमारा मीजल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कब बनते हैं? ये तब बनते हैं जब आपके पास एक कंसंट्रेशन इस तरह के स्टेरेट आयन या इस तरह के लोगों की एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होती। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मैं फिर से इस बारे में थोड़ा सा बात करूं, तो यह बात हमारे पास निकल के आ रही है कि ये जो नेगेटिव आयंस थे हमारे, ये मीजल बनाने की कोशिश करते हैं। द नेगेटिव आयंस दे हैज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पोलर ग्रुप CO माइनस एट वन एंड। इन मीजल formation, the long hydrocarbon chain which is insoluble in water directed towards the central, while the soluble the polar heads on the surface
in contact with water. The charge on the measle responsible for the stability of the system. क्यों कह रहे हैं कि चार्ज इसका जो रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, आपको समझने की कोशिश करिएगा कि भाई एक्चुअली पूरा सिचुएशन है क्या। अगर मान ले पूरी सिचुएशन को समझें तो पूरी सिचुएशन ये समझ में आती है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक बर्तन, समझिएगा, इस बर्तन की बात करते हैं, और इस बर्तन में अगर आप कम कंसंट्रेशन लेके आते हैं तो क्या होगा सर? ऐसे इक्के दुक्के लोग अपना ऐसे करके जो पानी से प्यार करते हैं वो पानी की तरफ होंगे, और जो पानी से नाराज हैं वो पानी से दूर होंगे। ये नॉर्मल सिचुएशन है, बड़ी कम कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा सीन लगता है कि ये हमारे पोलर हेड है, और इस पोलर हेड को, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, ये हमारा पोलर हेड है, ये हमारा पोलर हेड है, इसी तरह से ये भी पोलर हेड है। ये सारे हमारे पोलर हेड्स हैं जो पानी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पानी के पास रहना चाहते हैं, पानी के सरफेस पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा दूसरा नॉन पोलर हेड है वो सब जो है ऐसे करके हाइड्रोफोबिक है, ऐसे, समझ रहे बात को? ये सब ऐसे करके पानी से दूर भाग के एक साथ इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम आपने तैयार किया है, ये सिस्टम आप ध्यान से देखें तो दिस इज निगेटिवली चार्ज, आप समझिएगा, क्योंकि पोलर एंड याद है तुम्हें COO माइनस होता है हमारा, दैट वाज CO माइनस। अभी आपने बनाया था इस तरह से आपका एक पूरा सिस्टम था, और आपने बताया था कि सर ये देखिए एक लॉलीपॉप सिस्टम है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज है, जिसमें ये हाइड्रोफिलिक सिस्टम था, दैट वाज हाइड्रोफिलिक, ये हमारा हाइड्रोफिलिक सिस्टम था, और साथ ही साथ जो हमारी लॉन्ग कार्बन चेन थी दैट वाज हाइड्रोफोबिक, ये हमारा हाइड्रोफोबिक सिस्टम था, दिस वाज हाइड्रोफोबिक लॉन्ग चेन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोफिलिक सिस्टम है जो कि निगेटिवली चार्ज पोलर एंड है, और एक हमारे लंबा सा चेन है, ये समझ, बहुत लंबी सी चेन है, ऐसे करके एक लंबी सी चेन है जो हमारा हाइड्रोफोबिक सिस्टम। तो होगा क्या कि सर इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि सर इसके बगल में भी मीजल फॉर्मेशन हो रखी हो, बिल्कुल हो सकता है, इसके बगल में भी मीजल फॉर्मेशन हो रखी होगी। अब ये जो मीजल फॉर्मेशन हो रखी है, इस मीजल फॉर्मेशन में भी एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि सर पोलर एंड्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है, तो अगर पोलर एंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सर ये सिस्टम भी हमारा नेगेटिव चार्ज सिस्टम होगा। अब होगा क्या इससे? इससे ये होगा कि ये सर ये दोनों लोग एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। आप समझिए, जब दोनों नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये मीजल सिस्टम या जो कोलाइड सिस्टम बना है ये स्टेबल भी होगा, वरना ये फिर आपस में जुड़कर खेल खत्म कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अकेले हैं या कम है तो किसी भी तरह के कोलाइडल सिस्टम की बात मत करिए, क्योंकि हम दो चार लोग, कुछ लोग पानी के बाहर की तरफ मुंह करके और कुछ लोग पानी के अंदर मुंह करके खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऐसे में हमारी मजबूरी है कि हमें बल्क में, पानी की बल्क में जाना पड़ेगा, और अगर हम पानी के बल्क में गए तो अब हमारी मजबूरी है कि अब हम वो लोग जो पानी से प्यार करते हैं वो पानी की तरफ अपना मुंह कर लें, और जो लोग पानी से नाराज हैं वो पानी की से दूर करके सब इकट्ठे होकर एक तरफ इकट्ठा हो जाए। यानी इस तरह से कई लोग आपस में जुड़कर एक ऐसा गोला सा तैयार कर रहे हैं जिसको आप मीजल का नाम देते हैं, और यह भी एक कोलाइडल सिस्टम का एक रूप। ये जो अब मीजल फॉर्मेशन आपने देखी, ये मीजल फॉर्मेशन का जैसे हम लोगों ने अभी बात की, इस मीजल फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो ये मीजल फॉर्मेशन जो है अब रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जैसे मैंने बात की थी क्रिटिकल मीजल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है सर? ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो चाहिए ही चाहिए, याद है ये वाली बात? ये वो मीजल कॉन्सेंट्रेशन है कि इससे कम अगर आपने कंसेंट्रेशन ले रखी है तो उस केस में होगा क्या कि सर वही है कि कुछ लोग ऊपर कुछ लोग नीचे, सर मीजल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मीजल फॉर्मेशन के लिए आपके पास एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का होना जरूरी है, और वही मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ही क्रिटिकल मीजल कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानी जाती है। यानी द कॉन्सेंट्रेशन अबव विच एसोसिएटेड कोलाइड्स और मीजल्स आर फॉर्म्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको सब लोग याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये वो सिस्टम है, ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसके ऊपर आपको एसोसिएटेड कोलाइड्स या फिर मीजल्स दिखाई देते हैं। सोप के लिए मैंने ऐसे ही नोट कर रखा है, सोप के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ -3 के आसपास देखने को मिलती है मोल्स पर लीटर। तो अगर ऐसी सिस्टम है तो आपको मीजल फॉर्मेशन देखने, यानी तुम समझो बात को, सोप भी तो, अभी हम बात करेंगे कि भाई सोप भी तो क्लींजिंग एक्शन या क्लीनिंग का काम तभी करता है जब सोप ठीक ठाक लो। ऐसा थोड़ी ना सर एक दाना लगा के पूरी बॉडी रगड़ देंगे और मास्क चमक जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। सर सोप से अगर आप गंदगी साफ करना चाहते हैं, ऑयल ग्रीस के दाग निकालना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि सर जरा सा सोप छू दीजिएगा सारे दाग बाहर निकल आएंगे। अरे सर उसके लिए भी आपको सोप की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर मीजल फॉर्मेशन होना चाहिए ना, मीजल फॉर्मेशन होगा तभी तो वो ग्रीस को और ऑयल के दागों को पकड़कर बाहर निकल के आएगा। आप समझिए बात को, और यही है क्लींजिंग एक्शन।
ये मीजल फॉर्मेशन जो सोप कर रहा है यही क्लींजिंग एक्शन शो करता है। मैं अभी इस बारे में बात करता हूं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक तो हमारी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात चल रही है, और दूसरी बात जो हमारी चल रही है वो चल रही है क्राफ्ट टेम्परेचर में। सब लोग इस बात को भी याद रखें, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर मीजल फॉर्म हुए हैं, यानी द टेम्परेचर अबव विच मीजल्स आर फॉर्म, दैट इज माय क्राफ्ट टेम्परेचर। तो यानी मुझे एक तो सीएमसी का ध्यान रखना है, क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन, और एक क्राफ्ट टेम्परेचर का जिसके ऊपर मीजल फॉर्मेशन हो रही है। इन दोनों का ध्यान रखते हैं। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। सर ये जो मीजल फॉर्मेशन है, ये तो चलिए सोप का एक एग्जांपल ले लिया, बट इन जनरल बात करें तो मीजल कंसंट्रेशन या मीजल फॉर्मेशन या एसोसिएटेड कोलाइट्स के बारे में अगर जनरल डिस्कशन करें तो ये क्या है? सर ये वो लोग हैं जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पर तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, कोई कोलाइडल वोलाइडल नहीं, कोई जुड़ते नहीं, अपना चुपचाप अलग पलग पड़े रहते हैं। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उस केस में आपको मीजल्स फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। और मीजल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जुड़कर एक बड़ा सा सिस्टम तैयार करते हैं, जो कि एक चार्ज सिस्टम होता है, और वो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम स्टेबलाइज भी करता है, ताकि सेटल ना हो पाए। एक दूसरे से रिपेल करते रहेंगे तो चिपकेंगे भी नहीं, तो ऐसे में ये सिस्टम तैरता, सस्पेंशन के तौर में तैरता रहता। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि मीजल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जा सकता है, ये क्लींजिंग एक्शन में भी, अगर मैं सोप की बात कर रहा हूं तो ये क्लींजिंग एक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बारे में जरा सी एक बात करते हैं कि ये क्लींजिंग एक्शन कैसे शो करता है। चलिए ये आपके सामने, यानी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल अक्सर पूछा भी जाता है। तो अगर मैं क्लींजिंग एक्शन की बात, और ये बड़ा लॉजिकल है, तुम सब समझ सकते हो, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं। आप सोचिए ये आपका सोप है, सोप सॉरी, ये आपका वो जो गंदा है, समझ लो ग्रीस व्रीस का दाग, छोटा सा एक ऐसा गोला, ठीक। अब आप ये कह रहे हैं मैं इसको साफ करना चाहता हूं, तो अब आप इसमें डाल दीजिए 2 दाने सोप के, कर लीजिए साफ इसको। सर देखिए 2 दाने पड़े हुए, कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे कैसे होगा यार, समझो बात को। अगर आपने 2-4 दाने डाल भी दिए तो होगा क्या? सर जो ग्रीस होता है, ऑयल, सर ये जो है, ये वो हिस्सा है जो लंबी चेन को अट्रैक्ट करता है, आप समझिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हिस्सा आपने नीचे का जो ग्रीस और ऑयल कपड़े पे ले रखा है, ये हिस्सा लंबी चेन यानी हाइड्रोफोबिक चेन को अट्रैक्ट करेगा, समझिए। और जो सिरा होगा, जो आपका पोलर हिस्सा है, जो वो पानी की तरफ रहने की कोशिश करेगा। तो होगा क्या सर, वो 2-4 लोग अंदर चले जाएंगे और बाकी सब पानी की तरफ होगा। लेकिन क्या ये इतनी ताकतवर है कि इसको क्लॉथ में से ऊपर उठा के बाहर ले जाए? नहीं सर। लेकिन अब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए, दिस इज नॉर्मल सिचुएशन, बात समझिए। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर? जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मजा आएगा, जब आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये लेके भागेगा। अभी हम बताते कैसे। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप इज ड्यू टू द फैक्ट द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मीजल अराउंड द ऑयल ड्रॉप सच अ वे द हाइड्रोफोबिक पार्ट of stearate ion in the oil droplet and the hydrophilic part will be in the grease। समझो बात को। और इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, ये काम आप आसानी से काम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो इस तरह से ये अरेंज होना स्टार्ट करेंगे, बट द कॉन्सेंट्रेशन, द रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोप इज मस्ट टू फॉर्म द मीजल। यानी अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोप डाल रखा है तो ये काम नहीं कर पाएगा, एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मीजल फॉर्मेशन की चाहिए ताकि वो सोप क्लींजिंग एक्शन कर सके। तो वो क्लींजिंग एक्शन की अगर हम बात करें तो वो एक्शन कैसे निकाला जाएगा वो देख लेते हैं। इसमें देखिए ये हमारा कौन सा एंड है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और ये जो हमारा एंड है दिस इज हाइड्रोफिलिक, ये हमारा हाइड्रोफिलिक। यानी जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है वो तो ग्रीस के अंदर जाने लगेगा, और जो हाइड्रोफोबिक एंड फिलिक एंड है वो ऊपर आने लगेगा। अब इसमें देखिए साफ समझ में आ रहा है कि अगर इसका हम समझने की कोशिश करें तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी उसी डायग्राम को एक बार दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा बर्तन है ना, इस बर्तन में आपने क्लींजिंग एक्शन दिखाना है, तो इसके अंदर जो अभी आपने डर्ट बनाया था, ये जो डर्ट था, मान लीजिए हमारा ये ग्रीस या ऑयल है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लेते हैं, ये हमारा डर्ट है। हमें इस ग्रीस या ऑयल को अपने कपड़े में से बाहर निकालना है। तो वो जो मीजल बना हुआ है, वो मीजल अभी कैसे बना था? वो मीजल ये था हमारा, ये सब हमारा ये मीजल था, और ये मीजल इस डर्ट को कैसे बाहर निकाल रहा है वो बड़ा सीधा है, और तुम समझ भी रहे होगे तरीका बड़ा आसान है। ये जो आपने मीजल बनाया, ये आपके मीजल जो हैं ये इस डर्ट पर चारों तरफ से ऐसे जुड़ने लगते हैं। कैसे जुड़ने लगते हैं? क्योंकि ये वाला जो इनका हिस्सा है, येलो वाला हिस्सा, ये तो इस मीजल के अंदर घुसने लगता है, और ये पूरा जो हिस्सा रेड वाला हिस्सा, ये पोलर एंड है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो होगा क्या कि ये मीजल को, ये जो मीजल फॉर्मेशन हुआ है, ये डर्ट को पकड़ेगा,
क्योंकि इसके जो लंबे वाले हिस्से हैं वो तो हाइड्रोफोबिक है, तो वो डर्ट के अंदर जाने लगेंगे और वो डर्ट के अंदर जाकर उस डर्ट को उस कपड़े में से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा हाइड्रोफिलिक है तो वो अल्टीमेटली वो डर्ट पार्टिकल को बाहर खींचकर लाने की कोशिश करेगा और उसके बाद आप वॉश करके अपने क्लॉथ को साफ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ डर्ट पार्टिकल क्लॉथ में से ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि डर्ट पार्टिकल को ये मीजल फॉर्मेशन अट्रैक्ट करके खींच रहा है। क्यों? क्योंकि डर्ट पार्टिकल में के ऊपर वो जो मीजल फॉर्मेशन आपने दिखाया, उस मीजल फॉर्मेशन का जो नेगेटिव मीजल पार्टिकल का जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो कार्बन चेन है हमारा, वो उस डर्ट के या ऑयल या ग्रीस के अंदर घुसने लगता है, जिसकी वजह से वो उसको यहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है या आराम से इसको लेके यहां से बाहर चला जाता है। आप इसको धो दीजिए पानी से, ये डर्ट यहां से बाहर निकल जाएगा, खत्म। यानी मेरे कहने का मतलब है ये जो मीजल फॉर्मेशन है ये क्लींजिंग एक्शन क्यों शो कर रहा है और कैसे शो कर रहा है, ये बड़ा क्लियर और आसान सा फिनोमेना है और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि भाई आखिर होता क्या है। तो साबुन या को अगर देखें तो इट इज एक्चुअली स्टेरेट, ठीक, 17 कार्बन की एक लंबी चेन है एंड दैट इज CO माइनस, ठीक। तो अल्टीमेटली ये 17 कार्बन की जो लंबी चेन है, ये चेन हमारा हाइड्रोफोबिक, तो ये डर्ट के अंदर या ऑयल के अंदर घुसने लगता है और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोल वो पानी में की तरफ मुंह कर लेता है। बस खत्म हो गया, डर्ट के अंदर सब लोग घुसते हैं और उसको लेके वहां से बाहर निकल लेते हैं एंड दैट इज नॉर्मल क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सिंपल एकदम, यानी बड़ा आसान था जिसको हमने अभी डिस्कस किया। चलिए थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। अब जरा इस बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में जैसे हमने कोलाइड्स के बारे में बात की थी, अब आज हमने एसोसिएटेड कोलाइड्स में मीजल फॉर्मेशन के बारे में बात की, जिसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आए, एक CMC दैट इज क्रिटिकल मीजल कॉन्सेंट्रेशन और एक क्राफ्ट टेम्परेचर। CMC वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसके ऊपर ही मीजल फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसके कम कंसंट्रेशन पर तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर ही सामने आता है। वो लोग अलग अलग अपना घूमते रहते हैं, किसी भी तरह से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो हवा में ही आपस में सरफेस पर ही तैरते रहते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उनको बल के अंदर घुसना पड़ता है, और जब वो बल के अंदर घुसते हैं तो वो इस तरह करके घुसते हैं कि पानी से जो नाराज लोग हैं वो एक तरफ मुंह बना के बैठ जाते हैं, और जो पानी से प्यार करने वाले लोग हैं वो पानी की तरफ फैल जाते हैं। सर इस तरह से एक गोला बनता है जिसको मीजल बोल देते हैं, और ये मीजल डर्ट के अंदर घुसकर डर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि डर्ट वो है जो हाइड्रोफोबिक एंड्स को अट्रैक्ट करता है और जो पोलर एंड्स है वो पानी की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोफोबिक एंड्स डर्ट के अंदर घुसकर उसको वहां से बाहर निकाल लेते हैं, पानी से धोकर आप अपने कपड़े को या किसी भी गंदगी को इस सोप से साफ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बात करते हैं। कोलाइड्स के बनाने के तरीके बड़ा आसान है। सर तरीका क्या है? कोलाइड को अपना पानी के अंदर डालिए, किसी भी तरह से कोलाइड बनाने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर घोलिए, कुछ जुगाड़ लगता होगा, कह रहे नहीं बड़ा आसान से तरीके हैं, बड़े सिंपल तरीके हैं। जैसे पहला केमिकल मेथड मानते हैं, तो केमिकल मेथड्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। कोलाइड्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि वो हमारे कोलाइड्स फॉर्म करें ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड ले लिया जाए, तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड H2S जब इसके अंदर पास की जाएगी तो उस केस में डबल डिकम्पोजिशन होगा और ये एक सोल तैयार होगा आर्सेनिक सल्फाइड का। समझिए बात को। और ये जो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल एक नेगेटिव सोल के नाम से जाना भी जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अभी हम इस बारे में आगे भी बात करेंगे, ये जो आपका सोल बना AS2S3, ये AS2S3 एक नेगेटिव सोल इसलिए होगा क्योंकि इस AS2S3 के चारों तरफ S2 माइनस एब्जॉर्ब होने लगेगा, और जब S2 माइनस एब्जॉर्ब होने लगेगा तो ये एक नेगेटिव सोल की तरह बिहेव करेगा। समझिए, यानी कहने का मतलब दिस इज अ नेगेटिव सोल। हालांकि हम इस बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि जब आप डबल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं जिसमें आप आर्सेनिक सोल बना रहे हैं, सल्फाइड सोल बना रहे हैं, तो ये आपका पक्का एक नेगेटिव सोल होगा। सिमिलरली अगर आप SO2 को H2S के अंदर भेज रहे हैं तो सल्फर का सोल बनेगा। आप गोल्ड का सोल बनाना चाहते हैं तो ये गोल्ड का सोल बनेगा, और गोल्ड का जो सोल होगा ये भी एक नेगेटिव सोल की तरह ही बिहेव करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत क्लियर है कि जैसे ही आप हमारे पास कोलाइड्स के बनाने के मेथड्स की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला मेथड समझ में आता है वो रिएक्शंस के थ्रू है, और ये तो लॉजिकल भी है कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी आप जो है सोल्स हमारे तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पहला मेथड था हमारा कोलाइड्स बनाने का जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, ये हमारा सिंपल मेथड था। ठीक, दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसमें आप कोलाइड बना सकते हैं, दैट इज बड़ा अच्छा ब्रिडिक्स मेथड से, जिसमें सवाल पूछा भी जा चुका
चुका है, पूछे भी जाते हैं भाई ये मेथड क्या होता है, करता क्या है। ज्यादा तुम समझो बात को, ज्यादा कुछ है ही नहीं। लोग सोचते हैं ब्रिडिक्स मेथड में कमाल हो, कुछ नहीं सर, ये सिर्फ कुछ मेटल्स के सोल्स बनाने का काम करता है, जिसमें गोल्ड आता है, लेड आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, प्लैटिनम आता है। इनके अगर आप सोल बनाना चाहते हैं, यानी इन पार्टिकल्स, हालांकि इनका साइज छोटा है, समझिए ये छोटे साइज के लोग हैं सर, ये कैसे सोल बनाएंगे, ये बना लेते हैं अगर ये डिस्पर्स फेज बन जाएं। और डिस्पर्स्ड फेज बनाने के लिए आप इनको किसी तरह से इस फेज में, इस पार्टिकल, इस सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर आप इनको लेके आइए। समझिए, जैसे तुम्हें याद है हमने बात की है गोल्ड सोल, हमारे ऐसा गोल्ड सोल, एक ऐसा सोल होता है जिसमें गोल्ड के पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक इतना साइज एक्वायर कर लेते हैं जो कि कोलाइडल साइज के बराबर पहुंच जाता है, जिसको हमने पहला कैटेगरी कोलाइड का बोला भी था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। यहां पर भी यही बोलना चाह रहे हैं कि जिसको आप मल्टी मॉलिकुलर बोल रहे थे, मल्टी मॉलिकुलर सोल, ठीक। अब यहां पर भी देखिए यही कर रहे हैं, लेकिन अब ये कर कैसे रहे हैं, ये एक अजीब सा, कहने के लिए बड़ा लंबा मेथड हो गया। ब्रेडिक्स मेथड बड़ा सीधा मेथड है, कुछ भी कलाकारी नहीं है। आपने सबसे पहले दो रॉड्स ले ली जो कि मेटल की रॉड्स हैं, जिनका आपको सोल बनाना है। मान लीजिए आपने गोल्ड की रॉड ले ली, ठीक, और इनको आपने वाटर के अंदर रखा, वाटर को चारों तरफ आइस बाथ में डिप कर दिया, दिस इज आइस बाथ, ताकि पानी ठंडा रहे एकदम, ठीक। और जैसे ही आप इन दोनों को रॉड को लेंगे और आपने करंट, खड़ाक से स्पार्क जनरेट किया, तो जैसे ही स्पार्क जनरेट करेंगे तो जो रॉड आपने ली है इसमें से कुछ मेटल वेपराइज कर जाएगा, इतनी हाई टेंपरेचर पर वेपराइज करेगा। लेकिन जैसे ही वेपराइज करेगा उसको बाहर पानी का माहौल ठंडा मिलेगा, ठंडा मिलते ही वो कंडेंस करने लगेगा। यानी वो जो वेपर बनी, उन मेटल्स के पार्टिकल्स की जो वेपर बनी, वो खड़ाक से कंडेंस करने लगेंगी, और कंडेंस करने से वो कम से कम आपस में जुड़कर इतना साइज तो एक्वायर कर लेंगे कि वो कोलाइड बना सके। समझिए बात। यानी मैं ये नहीं कहता कि एटम्स उड़े और एटम ही जम गए। कंडेंसेशन का मतलब है एटम्स के कुछ एटम्स का कुछ गुच्छा जुड़ेगा, और एटम्स का कुछ गुच्छा जुड़ेगा तो उसका साइज ऐसा जरूर हो जाएगा जो कोलाइड बना सके। एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द मेथड। यानी ये जो मेथड है बहुत सीधा मेथड माना जाता है। ये जो मेथड बनाया गया है, suitable for the preparation of colloidal solutions of metals like gold, silver, platinum, palladium, copper, etc. An arc is struck between the metal electrodes. आर्क जनरेट किया जाता है और उस चिंगारी से जो हमारा जो भी वेपराइजेशन होता है, उस वेपराइजेशन का फौरन के फौरन ठंडे बाथ की वजह से कोल्ड वाटर के अंदर कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से इस कोल्ड वाटर के अंदर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा, सोल जैसा देखने को मिलता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। और इंपॉर्टेंट में कुछ इसके प्रोसेस या इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये करता क्या है। तो आपको सिर्फ याद रखना है ब्रेडिक्स मेथड जो है वो जनरली गोल्ड सॉल या सिल्वर सॉल या फिर प्लैटिनम या मेटल्स के सॉल्स बनाने का काम करता है, जिसमें आप जिस मेटल का भी सोल बनाना चाहते हैं उस मेटल की रॉड के बीच में एक तगड़ा आर्क जनरेट करिए, और वो रॉड दोनों के दोनों एक पानी के अंदर डिप करिए, जिसको ठंडे बाथ में रखा गया है। पानी के अंदर टेम्परेचर बहुत कम, लेकिन पानी का टेम्परेचर कम है, बट जो आर्क जनरेट हो रही है उसकी वजह से अचानक वेपराइजेशन, अचानक जो मेटल है वो वेपराइज करेगा, और जब मेटल वेपराइज करेगा तो एकदम से जब ठंडे माहौल में आएगा तो वो कंडेंस कर जाएगा। तो यानी वेपराइजेशन हुआ, और जैसे ही कंडेंसेशन हुआ तो छोटे छोटे जो एटम्स थे मेटल के, वो धीरे धीरे कंडेंस करके गोले में कन्वर्ट हो गए, और वो गोले ऐसे हैं जो इस साइज को बिलोंग कर रहे हैं, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में जा सकता है। क्लियर है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ब्रेडिक्स मेथड में सिर्फ इतना है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का काम करता है, किन लोगों के, कुछ मेटल्स के कोलाइड्स बनाने में। और कौन से मेटल्स, जो हैवी मेटल्स हमारे प्लैटिनम है, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, इन लोगों के कोलाइड्स बनाने का काम करता है। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, और किसी मेथड की बात करते हैं तो अब एक अच्छा मेथड आता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन भी हमारा किसी भी के बारे में बात करें तो ये हमारा मेथड भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का काम कर सकता है, और ये मेथड भी बड़ा सीधा है। पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास जस्ट उल्टा ऑफ कॉगुलेशन, कॉगुलेशन मतलब ऐसे जुड़ना, समझ ना बात को, आप ऐसे करके जुड़ गए, आप जुड़ने के बाद आपको फिर से अलग करना है। तो ये मेथड जस्ट रिवर्स है कि आप जो है कोलाइडल सॉल्यूशन में जो लोग जुड़कर इकट्ठा होके जम रहे हैं, या प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में जो लोग जम रहे हैं, आप उनको फिर से हिलाकर अलग कर दीजिए तो वो फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। करना क्या है कि जो भी यानी इसके लिए करना क्या क्या चीजें चाहिए आपको, तो पेप्टाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पेप्टाइजेशन के लिए जो मुझे समझ में आता है, अभी हम इस बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेंगे। पेप्टाइजेशन के लिए जो मुझे समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि आपके पास एक, सपोज ये, अगर मैं पेप्टाइजेशन की बात करूं तो पेप्टाइजेशन में जितनी बात समझ में आती है वो ये आती है कि आपके पास जो है एक बर्तन हो,
और उस बर्तन में क्या क्या होना चाहिए? उस बर्तन में पहली बात तो प्रेसिपिटेट होना चाहिए। प्रेसिपिटेट के साथ उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट, बल्कि डिस्पर्शन फेज ऑब्वियसली वाटर या जो भी हमारा डिस्पर्शन मीडियम है वो भी होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम भी होना चाहिए, कुछ भी ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं, चलिए कोई सॉल्वेंट भी होगा। और साथ ही साथ हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो हम इसके अंदर डालेंगे पेप्टाइजेशन करने के लिए। ये तीन चीजें हैं। अब जैसे और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका अंदर कोई ना कोई एक आयन वो कॉमन होगा जो प्रेसिपिटेट का आयन। समझ रहे बात को? एटलीस्ट वन आयन शुड बी कॉमन, वन आयन शुड बी कॉमन विद प्रेसिपिटेट आयन। प्रेसिपिटेट आयंस के साथ कम से कम एक आयन हमारा कॉमन हो। मैं एग्जांपल से समझता हूं जरा इस बात को। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया कि ये एक बर्तन है और इस बर्तन में मान लीजिए AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक। अब अगर AgCl का प्रेसिपिटेट है तो आपने किया क्या, इस AgCl के प्रेसिपिटेट को सपोज पानी के अंदर ये बना हुआ है, तो ये हमारा सॉल्वेंट है, सपोज वाटर। तो अब AgCl प्लस पानी है, आपने क्या किया, AgCl के प्रेसिपिटेट को पानी के साथ ऐसे शेक किया, ठीक। तो अब ये तो प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट जो है ऐसे हिलते हिलते थोड़ा सा ऊपर पानी में सस्पेंशन के फॉर्म में आ गया, समझ रहे। लेकिन अगर आप एक मिनट रुक जाएंगे तो फिर से सेटल कर जाए, प्रेसिपिटेट बन चुका है। तो समझ रहे, वो आपस में AgCl के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर फिर से अब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऐसे जम जाएंगे। तो हमने किया क्या कि हमने वो जो सॉल्व डिस्पर्शन मीडियम है हमारा, डिस्पर्शन मीडियम थोड़ा सा और डाल के ऐसे हिला दिया उसको। हिलाने से हुआ क्या कि AgCl ऐसे करके समझो सब लोग अलग अलग करके ऐसे हिलने लगे। अगर मैं रुक गया तो ये वापस सेटल कर जाएंगे, वापस प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसे सेटल करके ऊपर उड़ने लगे। अब किसी तरह से ये ऊपर ही रुके रहे तब तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा ना। अगर ये फिर से सेटल कर लेगा तब आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर ऑलरेडी एक चीज डाल रखी है, दैट इज इसी AgCl के साथ कॉमन आयन। मान लीजिए आपने डाल दिया AgNO3 डाल दिया, कुछ भी ले लेते हैं, कोई एक कॉमन आदमी डाल दिया AgNO3। यहां पर देखिए आप, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी प्रेसिपिटेशन, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उस बात पे आते हैं। पेप्टाइजेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, चलिए ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ये एक पेप्टाइजिंग एजेंट है जो ये काम कर रहा है, और जो भी कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट ही कर रहा है। आप देखिए AgI के साथ आपने AgNO3 को हिला दिया, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसे बना वो भी हम देख लेते हैं। इसी तरह से FeOH होल थ्राइस के साथ आपने FeCl3 को मिला दिया, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसे बना वो भी अभी हम देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन दस इन्वॉल्व्स द एड्सॉर्प्शन ऑफ द suitable ions supplied by the electrolyte added particularly a common ion, समझिए बात, and electrically charged particles then split form the precipitate as colloidal particles। समझिए बात क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने इस AgCl के सिस्टम में AgNO3 डाला तो होगा ये कि जो AgNO3 का जो Ag प्लस है, ये Ag प्लस इस AgCl के चारों तरफ इकट्ठा होने लगेगा। यानी ये आपका जो AgCl का प्रेसिपिटेट था, इस प्रेसिपिटेट के सामने जब आप AgNO3 डालेंगे तो ये अल्टीमेटली AgCl और AgCl के साथ जो है वो आपका Ag प्लस का प्रेसिपिटेट के चार्ज जुड़ने लगेगा, और साथ में आपका NO3 माइनस अलग। समझिए, यानी इस AgCl के चारों तरफ Ag प्लस आने लगेगा। यानी कुछ ऐसा सीन बनेगा कि यह आपका AgCl का पार्टिकल, जैसे मान लीजिए आपने ये बर्तन लिया और इस बर्तन में आपने सबसे पहले AgCl लिया। इस AgCl, ये जरा समझाने के लिए बता रहे हैं, दिस इज AgCl, दिस इज AgCl, ठीक। और ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, मान लीजिए पानी, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको शेक किया। जब मैं इसको शेक करूंगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, शेक करने से सिचुएशन बनेगी, ये जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, इस डिस्पर्जन मीडियम में ये AgCl के प्रेसिपिटेट ऐसे करके अलग होने लगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, समझिए, ये एक दूसरे से अलग होने लगेंगे क्योंकि आपने इसको शेक कर रखा है। छोड़ देंगे तो वापस सेटल कर जाएगा। अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने थोड़ा सा AgNO3 डाल दिया। अब जब आप इसके अंदर AgNO3 डालेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी, तो जैसे ही आप इसके अंदर AgNO3 डालेंगे तो जो नई सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी, ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है और ये आपका AgCl का प्रेसिपिटेट था जो कि सस्पेंशन फॉर्म में आ चुका था। अब आपने जैसे इसके अंदर AgCl डाला, AgNO3 डाला, तो जो Ag प्लस है वो Ag प्लस इसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठे होने लगे। इसी तरह से Ag प्लस इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होने लगे।
इसी तरह से Ag+ हर जगह एड्सॉर्ब होने लगे। और जब ये Ag+ एब्जॉर्ब होने लगेगा तो इससे फायदा ये होगा कि अब ये सारे पार्टिकल्स जो AgCl के थे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जुड़कर वापस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं जा पाएंगे और इसी कोलाइडल सिस्टम में ऐसे तैरते रहेंगे। नाउ दिस प्रेसिपिटेट इट्स कन्वर्टेड इनटू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। समझिए, ये चीज जरूरी नहीं कि Ag+ डालते, आप इसके अंदर Cl- भी डाल सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। सर अगर आप इसके अंदर AgNO3 की जगह Cl- डालते तो क्या होता? अरे भाई यही बात है ना। ओहो, अगर आप इसके अंदर मान लीजिए किसी तरह से Cl भी तो कॉमन है, तो मान लीजिए आपने इसके अंदर HCl डाल दिया, तो जैसे आप इसके अंदर HCl डालेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सेम सिचुएशन है सर। ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, इसके अंदर AgCl आपके ये गोले तैर रहे हैं, लेकिन ये सेटल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर AgCl HCl डालेंगे तो क्या होगा? HCl में से जो Cl वाला निगेटिव चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। समझ रहे हैं? ये Cl- चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, और जब ये Cl- चारों तरफ इकट्ठा होने लगेंगे तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, और जब ये फिर एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो फिर ये सस्पेंशन फॉर्म में वापस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नहीं जा पाएंगे और ये कोलाइडल सोल्यूशन तैयार करेंगे। सब लोग समझो, यानी यहां पर तो आपने AgNO3 डाला इसलिए Ag+ जोड़ने लगा, ये सब Ag+ जोड़ते हैं सब आदमी की तरफ, और यहां पर सारे के सारे Cl- अटैच होते गए। चाहे कुछ भी हो, Cl जुड़े चाहे Ag जुड़े, इन सारे सूरतों में आपके पास बनने वाला जो सिस्टम है वो प्रेसिपिटेट से वाया पेप्टाइजेशन एंड वाया द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट, जो कि HCl भी हो सकता है, जो AgNO3 भी हो सकता है, वो पेप्टाइजिंग एजेंट आपको इस प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सब लोग समझिए, क्लियर है? समझे बात को? जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या किया गया। AgI को AgNO3 के साथ डाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। AgI को AgNO3 के साथ डालेंगे तो ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? और यहाँ देखिए AgI को KI के साथ डालेंगे तो ये बनेगा। समझो बात को, बड़ा क्लियर है सर। अगर मान लीजिए आपने ये सिचुएशन ले रखी है तो आपका ये जो AgCl AgI का पार्टिकल है, इस AgI के पार्टिकल के चारों तरफ Ag+ जुड़ सकता है। ये देखिए चारों तरफ Ag+ आ जाए, और जब चारों तरफ Ag+ आ जाएगा तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। चारों तरफ Ag+ आ जाएगा तो ये Ag+ जो है दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज जो है ये दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगेगा। अब ये सिस्टम वापस AgCl जोड़ नहीं पाएगा। दिस इज माई AgCl। सब लोग समझो बात को, ये मेरा AgCl, दिस इज AgCl। क्लियर है? समझ पा रहे हो? एक बार फिर से समझाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट को आपने डिस्पर्जन मीडियम डालकर थोड़ा सा सॉल्वेंट और डालिए और हिला दीजिए, तो वो सब ऐसे करके समझ रहे हो ऊपर ऐसे आ जाएंगे। ऐसे आने के बाद वो वापस सेटल करने लगेंगे, लेकिन उनके सेटल करने से पहले आपने क्या डाल दिया? उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दिया, जो कि अब उस AgCl या उस आदमी के जो भी पार्टिकल है, उस आदमी जो भी प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर वो उनके कुछ कैटायन या आयन एड्सॉर्ब होने लगेंगे। और वो जो पेप्टाइजिंग एजेंट डाला उसके अंदर खूबी क्या होनी चाहिए? खूबी ये कि उसके अंदर एक आयन ऐसा जरूर होना चाहिए जो प्रेसिपिटेट के अंदर आयन। ठीक है, तो जैसे ही वो उसके ऊपर आके जुड़ने लगेंगे तो आपका जो सिस्टम तैयार होगा वो सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो कि या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या वो नेगेटिवली चार्ज होगा। चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, दैट डिपेंड्स ऑन द पेप्टाइजिंग एजेंट। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो भी, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो भी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से अब वो वापस जुड़कर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, और अब ये सिस्टम एक कोलाइडल सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। दिस इज द केस एंड इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ पेप्टाइजेशन। तमाम एग्जाम्पल हैं ऐसे ही। फेरिक हाइड्रोक्साइड को FeCl3 के साथ डाला, देखिए कितना क्लियर हो गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड को आपने FeCl3 के साथ डाला। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आपने FeCl3 के साथ डाला, तो बताइए क्या लगता है? मैंने कहा अरे बड़ा आसान है। ये देखिए ये बर्तन हो गया, और इस बर्तन में आपने ये फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गए। अब इन फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर आपने FeCl3 डाला, तो जैसे ही आप FeCl3 डालेंगे तो सर ये Fe+3 जो है हमारा, ये Fe+3 इस Fe हाइड्रोक्साइड के, फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐसे एक लेयर बना लेगा। इसी तरह से यहां भी बना लेगा, और जब ये यहां भी बना लेगा तो सर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज सिस्टम बनेगा। दिस इज पॉजिटिव चार्ज सिस्टम, और ये पॉजिटिव चार्ज सिस्टम एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल।
और ये अब लोग आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, और अगर ये लोग आपस में जुड़ नहीं पाएंगे तो अब ये इसी तरह से पानी में तैरते रहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में ये डिस्पर्स फेज फैलता रहेगा, जुड़ता तैरता रहेगा, जिसको आप कोलाइडल सोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। क्लियर? समझ पाए सब लोग? और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये देखिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कैडमियम सल्फाइड ले लेते हैं या फिर आर्सेनिक सल्फाइड, कोई भी कैडमियम सल्फाइड को H2S के अंदर पास किया, ये भी वही सर, ये देख लीजिए, ये जितने भी सोल आपने तैयार किए हैं, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज है, ये भी हमारा निगेटिवली चार्ज है। सोल जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो होंगे हमेशा चार्ज ही, समझ रहे बात को, वो होंगे हमेशा चार्ज ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए आप CDS को H2S के अंदर पास करते हैं तो क्या होगा, तो ये भी वही वाली कहानी है, इसको भी तुम चाहो तो लिखना चाहो लिख सकते हो। और CDS को अगर आपने H2S के साथ, यानी CDS के प्रेसिपिटेट पर अगर आपने H2S पास किया तो क्या होगा, तो ये भी आपका पेप्टाइजेशन होगा, और इस बाद में ये H2S हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। दिस इज पेप्टाइजिंग एजेंट, ये हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट होगा। करेगा क्या, ये बिल्कुल वही हरकत करेगा जो अभी तक चली आ रही है। क्या सर, ये जो आपका CDS का मॉलिक्यूल, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, सिर्फ दो CDS के मॉलिक्यूल। सो दिस इज माय CDS जो प्रेसिपिटेट के वाले मॉलिक्यूल्स है। ये अलग कैसे किए, क्योंकि सर मैंने इसको H2S के साथ या मीडियम के साथ, इस CDS को एक मीडियम के साथ डालकर जो भी डिस्पर्जन मीडियम था उसके साथ हिला दिया। तो जब आपने इसको ऐसे हिलाया तो CDS ऐसे करके ऐसे अलग हो गया, अब आपने इसके ऊपर H2S डाल दिया, दैट इज माय पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये आपका मीडियम हो गया, मीडियम में आपने CDS के मॉलिक्यूल्स को 2 सेकंड के लिए अलग किया। अगर आप रुक गए तो ये वापस जुड़ जाएंगे, बात समझ रहे कि नहीं, वापस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ना रुकने से पहले ही अगर आपने इसके अंदर H2S डाल दी तो क्या होगा सर, H2S डालते हैं तो जो सल्फाइड आयंस हैं वो चारों तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। ये आपके सल्फाइड आयंस होंगे जो इस CDS के चारों तरफ इकट्ठा होने लगेंगे, जिसकी वजह से ये निगेटिवली चार्ज होगा। समझ रहे हो बात को, यानी ये सिस्टम हमारा अब निगेटिव चार्ज होगा, यानी आपने इसके अंदर सल्फाइड आयंस डाल। इसी तरह से यहां पे भी सल्फाइड आयन, ये भी सारे सल्फाइड आयंस आ गए। अब फिर वही है सर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से फायदा ये है कि अब ये सेटल नहीं हो पाएंगे, आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को, सेटल नहीं हो पाएंगे, क्यों, सेटल होंगे तो जुड़ेंगे, रिपल्शन होगा निगेटिव चार्ज का, तो अब ये इसी फॉर्म में अंदर ही तैरते रहेंगे। यानी वो प्रेसिपिटेट सिस्टम जो प्रेसिपिटेट बन चुका है कैडमियम सल्फाइड का या फेरिक हाइड्रोक्साइड का या फिर AgCl या AgI का, वो अल्टीमेटली कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, shaken with the dispersion medium and using a peptizing agent, and that peptizing agent should be a reagent in which one ion should be common with the precipitate, and that is in case of cadmium sulfide either you are using cadmium और सल्फाइड। तो मैंने यहां सल्फाइड यूज किया, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर लिया, दिस इज नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, नो डाउट। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या तरीका हो सकता है वो भी देख लेते हैं। और दूसरा तरीका भी ये भी हो सकता है कि जो बनाने के तरीके हमने किए थे, उन बनाने के तरीकों में मेन 3 तरीके थे, जिसमें आपने एक केमिकल रिएक्शन की बात बोली कि केमिकल रिएक्शन से भी कोलाइडल सिस्टम बन सकता है, दूसरा आपने जो है वो ब्रेडिक्स मेथड बोला जिससे आप कोलाइडल सोल्यूशन बना सकते हैं स्पेसिफिकली कुछ लोगों का, और तीसरा आपने पेप्टाइजेशन भी बोला जिससे आप कोलाइडल सोल्यूशन बना सकते हैं। अब आते हैं इन कोलाइडल सॉल्यूशंस का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, 2 मिनट की कहानी है कि अगर आप प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला मेथड जो आता है, अगर आप प्यूरिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला मेथड आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या कहती है, डायलिसिस कहती है कि भाई देखिए ऐसा है, आपका जो भी कोलाइडल सिस्टम है, आप उस कोलाइडल सिस्टम को एक थैली में बंद कर दीजिए, तो जिसको जिस गंदगी को निकलना है वो निकल जाएगा, जो बच जाएगा वो आपका प्योर कोलाइडल सिस्टम होगा। मतलब जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं और जो कोलाइड्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स का मतलब क्रिस्टल जैसे, तो जो जिसको आप गंदगी भी बोल सकते हैं, तो ये जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, ये क्रिस्टलॉइड्स आपके आप इन इस मीडियम से, ये जो आपने आप थैली लगाई है, जो डायलिसिस के लिए आप जो मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं, उस मेम्ब्रेन में से ये बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सुटेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड डायलिसिस। यानी जो भी आप करना चाह रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात क्या है, प्रिंसिपल ये है कि इसके ऊपर की जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये नहीं निकलेंगे पार्चमेंटेड पेपर से, नॉर्मल मेम्ब्रेन से, जबकि जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो बाहर निकल जाएंगे। यानी इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट और cellophane membrane while the ions of the electrolyte can pass through it। इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो निकल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए मेरे पास फेरिक क्लोराइड होता,
मान लीजिए मैं फेरिक क्लोराइड को पानी में डालता हूं और मैंने इसको पानी में डालकर FeOH होल थ्राइस बनाया प्लस HCl बनाया, तो ये मेरा कोलाइडल पार्टिकल हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। दिस इज अ कोलाइडल पार्टिकल। ये कोलाइडल पार्टिकल हो गया और ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप इसको इस सिस्टम को इस तरह के मेम्ब्रेन के बीच में रखते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो बड़े साइज के हैं, वो नहीं निकल पाते इस मेम्ब्रेन से। ठीक, नॉर्मली वो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पाते, लेकिन जो हमारा क्रिस्टलॉइड है या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो खटाखट यहाँ से बाहर निकलने लगता है। और जब ये तेजी से यहाँ से बाहर निकलने लगता है तो फिर ये हमारा प्रोसेस में जो अंदर का सिस्टम है ये प्योर फॉर्म में अलग हो जाता है। बड़ा आसान है, यानी बड़ा सीधी सी कहानी है। बस इसमें एक चीज का ध्यान क्या रखना था कि द इम्प्योरिटीज जो है वो धीरे धीरे करके डिफ्यूज करने लगती हैं बैक के बिहाइंड द प्योर कोलाइडल सिस्टम। ठीक, डिस्टिल वाटर इज, बस इसमें ये कि जो आप बाहर का पानी है इस पानी को आप बार बार चेंज करते रहेंगे। समझ रहे, ये सारे पॉइंट समझने की कोशिश करना। पानी जो है वो आप बार बार चेंज करेंगे क्योंकि अब बाहर जो है वो क्रिस्टलॉइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो वो वापस भी बैक के अंदर आने लगेंगे, क्योंकि वो तो अंदर बाहर कर सकते हैं ना, तो आपको बाहर से पानी बार बार चेंज करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान है। और दूसरा ये भी कि आप डायलिसिस को बहुत देर तक मत करिएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक करेंगे तो अंदर जो कोलाइड पार्टिकल बचे हैं वो इतने कंसंट्रेटेड में आ जाएंगे कि वो कोलाइड जो है पार्टिकल कॉगुलेट करने लगेंगे, उनका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायलिसिस की बात करते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाएगा तो बहुत सीधा है कि सर आप एक पार्चमेंटेड बैग लेके आइए, एक मेम्ब्रेन का बैग लेके आइए जो ऐसी मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टलॉइड्स को या फिर इंप्योरिटी को तो पास होने के लिए अलाउ करती है, लेकिन वो क्रिस्टलॉइड जो कोलाइडल पार्टिकल्स है जिनका साइज बड़ा है उनको अलाउ नहीं करती। तो ऐसे में सर जैसे ही आप बैग के अंदर इसको भरेंगे वो गंदगी बाहर निकलने लगेगी। बस ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सर ये हरकत जो है बहुत लंबे समय तक नहीं करनी है, वरना अंदर का जो कोलाइडल पार्टिकल है वो कॉगुलेट करने लगेगा, मिलने लगेगा, जुड़ने लगेगा, पत्थर बनने लगेगा। ये सही नहीं है। दूसरा ये कि सर अब जो भी पानी से जो भी आप बाहर निकाल रहे हैं वो पानी के अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है बाहर की तरफ, आप उसको भी छानते रहिएगा, उसको भी बाहर भगाते रहिएगा, वरना फिर वो वापस अंदर घुसने लगेंगे। ये सब बड़ा लॉजिकल, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। यानी ये प्यूरिफिकेशन का बड़ा सीधा मेथड है जिसको ये कह सकते हैं कि आप छन्नी से छान छान कर क्रिस्टल्स को क्रिस्टलॉइड्स को आप कोलाइडल पार्टिकल से जुदा कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्च्यू दैट मेम्ब्रेन इज ओनली allowing that वो क्या हमारे क्रिस्टलॉइड्स टू गो थ्रू द मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन ही ये ऐसी है जो अलाउ कर रही है कि वो हमें क्रिस्टलॉइड्स को बाहर निकलने दे, लेकिन जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बड़ा है वो उस मेम्ब्रेन से बाहर ना निकल पाए। इस प्रोसेस को आप और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आप समझिए इस प्रोसेस को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। आप इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब ये हुआ कि आप कोशिश करके ये हरकत कर सकते हैं कि आप इस पूरे सिस्टम में जैसा अभी हमने बनाया वही सब कुछ वही है, दैट इज डायलिसिंग मेम्ब्रेन, अंदर वही सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने एक तरफ कैथोड और एनोड लगा दिया, यानी आपने इस सिस्टम के दोनों तरफ कैथोड और एनोड लगा दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि अगर आपने दोनों तरफ एक तरफ कैथोड या एनोड लगाया, इससे फायदा ये हुआ कि अब जो इलेक्ट्रोलाइट था हमारा वो और तेजी से भागने लगा। कैसे सर? आप देखिए, आप समझिए बात को कि ये जो अंदर के इलेक्ट्रोलाइट था, अभी आप जैसे हम उसी रिएक्शन को आप दोबारा लिख लीजिए। कौन सी रिएक्शन थी मेरी? मैं उसी रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं। FeCl3 जो है वो H2O के साथ जुड़कर इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप कोलाइड सॉल्यूशन बना रहे हैं। किसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, साथ में आपका इलेक्ट्रोलाइट बना HCl। ठीक है, अब होगा क्या कि अंदर जो HCl है, आप समझ रहे हैं बात को, HCl जो है H प्लस और Cl माइनस, तो अंदर होगा क्या कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला सिस्टम है, समझ रहे, वो तो कैथोड की तरफ भागना शुरू कर देगा, और जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है वो एनोड की तरफ भागना शुरू कर देगा। यानी अगर कैथोड एनोड ना लगते तो फिर वो ऑपोजिट, वो अपने अपने हिसाब से निकलते। उनको निकलना तो है ही, क्योंकि मेम्ब्रेन से तो वो निकल ही सकते हैं, तो वो अपना धीरे धीरे करके बाहर निकलते। इस प्रोसेस को अगर आप एक्सिलरेट करना चाहते हैं तो आप कैथोड एनोड लगा दीजिए, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, कि पॉजिटिव वाला माइनस पोल की तरफ और नेगेटिव वाला प्लस पोल की तरफ भागना शुरू कर दे। यानी ये इलेक्ट्रोडायलिसिस से भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये जल्दी आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्यूरिफिकेशन को रिजल्ट देती।
समझ रहे बात को? यानी इस चार्ज कैथोड और एनोड को लगाने से इनका जो मूवमेंट है ये मूवमेंट चेंज करने लगेगा। यानी बड़ा सीधा समझ में आता है, ये बड़ी तेजी से ऐसे भागना शुरू कर देंगे, पार्टिकल बहुत तेजी से निकलने लगेंगे। हाँ, वो तो आपको करना ही है कि सर आप पानी को साफ करते रहिएगा वगैरह वगैरह, वो सब हरकत चलेगी, बट आप इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज पार्टिकल, और ये करा भी तभी जा सकता है जब गंदगी एक चार्ज पार्टिकल की हो, यानी इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, समझिए बात को। यानी इंप्योरिटी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा आदमी होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तभी वो कैथोड एनोड की तरफ भागेंगे। तो जब कभी भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को आप प्योरीफाई करना हो, एक इलेक्ट्रोलाइट से उसको अलग करना हो, तो ऐसे में फिर आप इलेक्ट्रोडायलिसिस का सहारा लेते हैं, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायलिसिस प्रोसेस। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए और आगे बात करें। और क्या हो सकता है? एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल सीधी सी, बिल्कुल कुछ कहानी नहीं है, बहुत सीधी सी कहानी है सर। वही है कि आप जो है एक फिल्टर पेपर ले लें और कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से ऐसे छान लें, खत्म हो गई बात, कुछ करना ही नहीं। लेकिन सर दिक्कत क्या है, जो फिल्टर पेपर नॉर्मल होते हैं वो बड़े पोर्स के होते हैं, कोलाइड पार्टिकल उसमें से गुजर जाते हैं। अरे तो फिर तो बेकार हो गया, अगर वो भी गुजर गए, गंदगी भी गुजर गई, तो फायदा क्या हुआ? नहीं तो सर एक काम करते हैं ना, उस फिल्टर पेपर के साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और फिल्टर पेपर के साइज को छोटा करने का ये छोटा सा मेथड है। यानी पहली बात क्या निकल के आती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो सॉल्ट पार्टिकल्स डायरेक्टली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, यानी जो हमारे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, वो सर सीधे निकल जाते हैं, खेल ही खत्म हो जाता है। तो आप अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अपने फिल्टर पेपर के पोर्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने का एक मेथड है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए और याद भी रख लेना चाहिए, पूछा भी जा सकता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को आप सोक करते हैं आप जिलेटिन या कोलॉइडियन के सॉल्यूशन में, और उसके बाद इसको हार्ड कर लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के अंदर डालकर। उससे होता क्या है कि इससे जो पोर्स होते हैं वो इसके छोटे हो जाते हैं, और छोटे पोर्स होने की वजह से ये हमारे सिर्फ अल्ट्रा फिल्टर के नाम से जाने जाते हैं। और इससे ये कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनको तो बाहर निकलने से रोक देते हैं, लेकिन जो गंदगी है वो वहां से बाहर निकल जाती है। और ये जो कोलाइडियन है जो आपने लिया था, कोलाइडियन, ये आदमी एक ऐसा आदमी है जो बनाया कैसे जाता है, इट इज 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हैं, समझिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया था, इस नॉर्मल फिल्टर पेपर में के जो पोर्स हैं, ये पोर्स बड़े साइज के हैं। अगर इन पोर्स को आप छोटा करना चाहते हैं तो आपको इस फिल्टर पेपर को कोलॉडियन के अंदर डालना पड़ता है और उसके बाद इसको ड्राई करना पड़ता है। तो ये सोल्यूशन है जिसके अंदर आप उसको डालकर उसके पोर्स को श्रिंक कर देते हैं, और वो इतना श्रिंक हो जाता है कि अब जो है अब ये छन्नी का काम करता है, और अब ये सेपरेट कर सकता है कोलाइड्स को बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर्स नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं, जो सोल के पार्टिकल्स हैं, वो अब इसके अंदर से, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो वो भी निकल जाएंगे, तो फायदा ही नहीं होगा। तो आपने पार्टिकल्स के साइज को, फिल्टर पेपर के साइज को छोटा करने के लिए कोलॉडियन को यूज किया, और ये हम सोल्यूशन हमारा हमारे जो पेपर है फिल्टर पेपर, उसके पोर्स को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन के जो सोल्स के पार्टिकल्स हैं वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये भी एक तरीका है। आप कहने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्यूरिफिकेशन को आप एक तरह से छन्नी से साफ कर रहे हैं, छन्नी से ही साफ कर रहे हैं। ये भी छन्नी लग गई, डायलिसिस में भी आपने छन्नी लगा दी मेम्ब्रेन लगा के, उस छन्नी को लगाने से और इफेक्टिव करने के लिए आपने आप दोनों तरफ पोलैरिटी लगा दी, पोलैरिटी लगाने से और तेजी से छन्नी अपना काम करेगी। यानी ऐसा लगता है कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्यूरिफिकेशन में जो 3 मेथड्स हैं, बड़े सीधे से मेथड्स हैं, जिसमें एक डायलिसिस है, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस और एक हमारा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। बहुत सीधी सी प्रॉपर्टीज हैं, मुझे नहीं लगता हमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना है, बहुत सीधा सा कहानी लगती है प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सॉल्यूशन की। अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो बड़ी सीधी है, जिसको आप हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, इनकी सबसे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये हेट्रोजीनियस नेचर के, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस नेचर के होते तो इनको कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं, इनको ट्रू सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ ये हेट्रोजीनियस नेचर के होने चाहिए। कुछ पार्टिकल्स के साइज बड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उसका रीजन भी है। तुमने देखा था कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि अब हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपस में जुड़कर, जिसको आप याद है जिसको हमने मल्टी मॉलिक्यूलर बोला था, तो वो हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर जो कोलाइडल सिस्टम बनता है वो
कई बार कुछ पार्टिकल्स के मिलने से बन जाता है, कुछ ज्यादा पार्टिकल्स के मिलने से बन जाता है, यानी जो भी सिस्टम तैयार हो वो छोटे साइज का भी हो सकता है, कुछ बड़े साइज के भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में सर ये सिमिलर सेम साइज के नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि एक हेट्रोजीनियस सिस्टम तो आपको दिखाई देगा ही। तो कोलाइडल पार्टिकल्स इन इसको अगर आप लिखना चाहें या पढ़ना चाहें तो कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन डिफर इन द साइजेस एंड आर नॉट होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, and since they are not homogeneously distributed or and they are of different sizes, so ultimately they are termed as heterogeneous system। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, हमें पहले से पता था कि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम ही होना चाहिए। दूसरा जो प्रॉपर्टी इनकी विजिबिलिटी की है, आप नेकेड आई से या फिर किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते। हाँ, ये जरूर है कि इनके अंदर एक फिनोमेना है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज अच्छा खासा है, तो इनके अंदर ये फिनोमेना है कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं पीछे डार्क सरफेस लगा दूं तो जो बीम है, जो लाइट है, उस लाइट के ऊपर आपको व्हाइट करके, मतलब समझ रहे हैं, वो आपको उनका उनका शेड उनका दिखाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनको आप नॉर्मल आंखों से तो नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बट कोलाइडल पार्टिकल्स हाउएवर स्कैटर द लाइट, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्राइट स्पॉट्स जो है डार्क बैकग्राउंड में दिखाई दे सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से। समझो, तो ये भी एक नॉर्मल सा इफेक्ट है। आप देखो, वो तुम यहाँ पर देख भी रहे हो कि जैसे गोल्ड सॉल लिया तो तुमने देखा ना, वो एक रोशनी जब आती है अंधेरे में तो वो आपको एक लाइट दिखाई देती है, ऐसा पूरा वो इफेक्ट दिखाई देता। तो वो एक्चुअली इफेक्ट किस वजह से दिखाई देता है, बिकॉज हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें स्मोक के पार्टिकल्स हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से वो लाइट स्कैटर करती, और उसी की वजह से वो हमें दिखाई भी देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने डिजिटल कोई प्लेन वाटर ले लिया, बिल्कुल डिस्टिल वाटर ले लिया, तो उस डिस्टिल वाटर में जब आप लेजर बीम मारेंगे तो आपको कुछ अंदर पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो लाइट को स्कैटर कर सके। बट यहां पर ऐसा है, यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपने गोल्ड सॉल लिया तो गोल्ड सॉल में भी आपको बैकग्राउंड, अगर पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है तो आपको ऐसे करके व्हाइट स्पॉट्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन ले लिया, NaCl का सोल्यूशन तो सर ट्रू सोल्यूशन होता है, और ट्रू सोल्यूशन में आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे हो चुके होते हैं कि वो सॉल्वेंट की पूरे तरह से सॉल्वेंट के अंदर मर्ज हो चुके होते हैं, और वहां पर स्कैटरिंग, बिल्कुल भी लाइट की स्कैटरिंग नजर नहीं आती। लेकिन फिर आप स्मोक पे चले गए, अगर मान लीजिए आपने टोबैको स्मोक ले लिया, जिसको आप एरोसॉल बोलते हैं, ये भी हमारा कोलाइडल सिस्टम है, तो इस केस में भी आपको उसके बैकग्राउंड अगर पीछे ब्लैक है तो आपको व्हाइट स्पॉट्स पार्टिकल्स नजर आएंगे। यानी ये दोनों तो मेरे सोल हो गए, नो डाउट ये दोनों मेरे सोल हो गए। एक नॉर्मल गोल्ड सॉल हो गया और एक हमारा एरोसॉल हो गया। लेकिन जो बीच वाला सिस्टम है ये हमारा ट्रू सोल्यूशन है, और ट्रू सोल्यूशन में एकदम साफ दिखाई दे रहा है, कोई व्हाइट स्पॉट नजर नहीं आ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोलाइडल सिस्टम जो होता है वो इस तरह का सिस्टम है जो लाइट की स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज अच्छा खासा देखने को मिलता है। और अगर पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है तो ऐसे में आपको इस तरह की चीज देखने को मिल सकती है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है, यानी एक प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस नेचर की है कोलाइडल सॉल्यूशन की, एक प्रॉपर्टी उनकी विजिबिलिटी की है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें लाइट को अगर मारा जाए तो पीछे बैकग्राउंड अगर ब्लैक कर दिया जाए तो आपको व्हाइट डार्क स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं, बट इनके पार्टिकल्स आप नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लाइट जब मारी जाए तो माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको वो पार्टिकल्स दिखाई दे सकते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं, और प्रॉपर्टीज क्या है। फिल्टरेबिलिटी अभी तुमने बात की थी कि ये तो क्या ही है, इनका साइज ऐसा है कि नॉर्मल पेपर में से तो ये बाहर निकल ही जाते हैं, बट ये कि अगर कुछ खास मेम्ब्रेन्स बनाई जाए तो ये इनको रोका भी जा सकता है। जैसे तुमने एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन तुमने देखी थी, जिसमें आपने क्रिस्टलॉइड्स को तो बाहर निकाला था या इलेक्ट्रोलाइट को तो बाहर निकाला था, बट अल्टीमेटली इनको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो यानी कहने का मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू द पार्चमेंटेड मेम्ब्रेन्स, यानी मेम्ब्रेन से बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल, क्योंकि इनका साइज ऑब्वियसली इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, बट ट्रू सॉल्यूशंस के साथ ऐसा नहीं था। ठीक, तीसरी और बात करें तो सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी की बात कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हो चुकी है हमारी कि जो सरफेस टेंशन या विस्कोसिटीज की बात करें तो विस्कोसिटी में अगर आप लायोफोबिक की बात करते हैं या ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जो डिस्पर्स मीडियम से हमारा प्यार करता है, तो यानी ऐसे सॉइल जिसमें डिस्पर्स मीडियम से आप प्यार कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो विस्कोसिटी है वो काफी बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्पर्स मीडियम।
यानी डिस्पर्जन मीडियम से ज्यादा विस्कस होगा जब आप उसका सॉल्ट कंसीडर करेंगे, जो कि लायोफिलिक होगा। लेकिन जो लायोफोबिक होगा, जैसे बात हुई थी हमारी, वो वैसे ही पानी से अपने डिस्पर्जन मीडियम से भागेगा, तो ऐसे में डिस्पर्जन मीडियम से उसका कोई खास लेना देना नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम की जो विस्कोसिटी है वो एक्चुअली डिस्पर्जन मीडियम ही डिसाइड करेगा। कल हम लोगों ने इस बात की थी। और इसी तरह से सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन लायोफिलिक सॉल्ट्स के जो सरफेस टेंशन होगा वो डिस्पर्जन मीडियम से काफी कम हो जाएगा, जबकि ऐसा लायोफोबिक सॉल्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी हायर होगी एज कंपेयर टू मीडियम, अगर मैं लायोफिलिक सोल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसी तरह से सरफेस टेंशन जो होगा वो सोल का लोअर होगा एज कंपेयर टू प्योर मीडियम। यानी लायोफोबिक सोल्स, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मीडियम। ये पहली पॉइंट हो गई हमारी। यानी लायोफोबिक सॉल्ट्स के लिए ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ऑलमोस्ट मीडियम के बराबर ही होती। बट इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स के लिए हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन की वजह से उस डिस्पर्जन मीडियम से काफी हद तक इंटरेक्शन होने की वजह से इनका जो विस्कोसिटी है वो भी काफी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू प्योर डिस्पर्जन मीडियम, और जो सरफेस टेंशन है वो काफी कम रह जाता है एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है ना? तो यानी कि अगर मैं लायोफोबिक की बात करता हूं तो लायोफोबिक के केस में अगर आप सरफेस टेंशन की बात करते हैं या फिर आप विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों ही लोग जो है हमारे, जो जिस विस्कोसिटी की बात करें, तो ये दोनों लोग ही दे आर सेम एज, ऑलमोस्ट सेम एज डिस्पर्ज मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अगर आप लायोफिलिक की बात करते हैं तो अलग है। लायोफिलिक की अगर आप बात करते हैं तो लायोफिलिक के केस में फिर वही है। अगर आप सरफेस टेंशन की बात करते हैं, सरफेस टेंशन की अगर आप बात करते हैं तो जो हमारा सरफेस टेंशन है वो तो हमारा कम, सरफेस टेंशन जो होगा वो लेस देन डिस्पर्जन मीडियम। और अगर आप विस्कोसिटी की बात करते हैं तो दैट विल बी ग्रेटर देन डिस्पर्जन मीडियम। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जहां तक प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी सीधी सी प्रॉपर्टीज हैं, हेट्रोजीनियस नेचर होना ही चाहिए था। अब साफ दिखाई दे रहा था कि जो हमारे सॉल्स हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे। विजिबिलिटी का भी क्लियर है कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट फिर भी आप हमें कुछ केसेस ऐसे दिखते हैं जो हमने नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्जर्व किए हैं। इसी तरह से फिल्टरेबिलिटी बिल्कुल है, नॉर्मल पेपर से निकल जाते हैं, बट अगर आपने मजबूती से काम लिया, पार्चमेंटेड पेपर या मेम्ब्रेन लगा रखी है, तो ऐसे में फिर वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइजेस। और इसी तरह से सरफेस टेंशन विस्कोसिटी की बात करें तो दो अलग अलग नेचर हैं। जो लायोफिलिक है वो काफी हद तक डिस्पर्जन मीडियम से काफी हद तक जुड़े हैं, काफी हद तक इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिस्टम विस्कोसिटी में बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्पर्जन मीडियम, सिंगल डिस्पर्जन मीडियम एंड सरफेस टेंशन में घट जाएगा। लेकिन अगर आप लायोफोबिक की बात करते हैं तो लायोफोबिक कहता है भाई मुझे तो तुमसे वैसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा जो हमारे सिस्टम का विस्कोसिटी है वो जैसे तुम्हारा था वैसे ही रहेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हारे सिस्टम का जो सरफेस टेंशन है वो भी वैसे ही रहेगा, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में सरफेस टेंशन विस्कोसिटी में कोई खास अंतर एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम वो नजर नहीं आएगा लायोफोबिक के केस में, बट लायोफिलिक के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए और बात करते हैं। इसी तरह से कलर की भी बात कर सकते हैं। कलर भी बड़ा क्लियर है सर, अच्छे साइज के लोग हैं तो ये स्कैटरिंग तो करते ही होंगे, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं लगता। कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। बिल्कुल खत्म हो गई बात। यानी सर आपने बड़े साइज के लोग ले रखे हैं तभी तो आप उसको कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं, तभी तो आप उस सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं कि जिनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बड़े साइज के हैं, जिसकी वजह से लाइट उनसे स्कैटर हो सकती है और उसकी वेवलेंथ ही उनके कलर को डिसाइड करेगी। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, वेवलेंथ जो भी स्कैटर होगी वो उनके कलर को डिसाइड करेगी, और वेवलेंथ उसके पार्टिकल के साइज और नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। बात खत्म हो गई। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से खत्म करते हैं, जो सिल्वर सोल होगा वो सिल्वर सोल जो होगा उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग अलग डायमीटर्स के होंगे, जिसकी वजह से अलग अलग कलर आपको दिखाई देता हुआ लगता होगा। बात खत्म। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो कलर है वो किस वजह से आ रहा है, इतनी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो कलर है वो किस वजह से आ रहा है सर? कलर जो है वो पार्टिकल्स की वजह से, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से आ रहा है, और लाइट की स्कैटरिंग
से जो वेवलेंथ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन लाइट पार्टिकल के साइज या उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बस इतनी सी बात। और अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन की गई थी, वो सॉल्यूशंस जो कि ट्रू सॉल्यूशंस थे। इन केसेस में हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की उम्मीद कम लगती है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर तुम लोग को याद हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारी थी, दे आर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। लेकिन इन कोलाइड्स दिक्कत क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मच बिगर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस। यानी अगर साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने चाहिए, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ही कम है तो उनके नंबर्स को बढ़ाने या घटाने से असर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसा लगता है कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनकी जो कोलाइडल सोल्यूशन, उनके अंदर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सीन है वो काफी ना के बराबर, बहुत कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन। इसमें कोई, बिकॉज ट्रू सोल्यूशन में सब पार्टिकल बहुत छोटे हैं सोल्यूट के, तो वो बहुत सारे होते हैं, उनको कम ज्यादा करने से हमें फर्क समझ में आता है, बट ये तो होते ही बहुत कम है सर। अगर यही कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो ऑब्जर्वेशन है वो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर मान लीजिए कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स थोड़े बढ़ा भी दिए जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन में ना के बराबर आएगा। बट इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस इट इज ऑब्जर्व्ड। सो अल्टीमेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को का जहां तक सवाल है, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये चीजें हैं तो, बट वो ना के बराबर उनके अंदर चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे विद द चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लेस बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। यानी वो जो हमारे पार्टिकल्स हैं जिसको कोलाइडल पार्टिकल्स कहा जाता है, वो बड़े साइज के हैं, उनको आप बहुत ज्यादा या कम वैसे ही नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी काफी कम है। तो ऐसे में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बातें इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए नहीं की जाती। क्लियर है? और बात करते हैं। दूसरी बात जो निकल के आती है इन्हीं के अंदर, जो एक और अच्छी प्रॉपर्टी है, आज जो बड़ा आसान सी है, पता नहीं इतना अब क्यों इंपॉर्टेंट है और इस पे ऑब्जेक्टिव हर बार ही बनते हैं, तो बहुत आसान है। दैट इज कहने के लिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अभी बात हुई थी हमारी, जो हमारे सल्यूट है इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, उनका साइज बड़ा है। आप समझिए, ये जो टिंडल इफेक्ट है, ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है, इसको आप टिंडल इफेक्ट या टिंडल स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। ये जो टिंडल स्कैटरिंग है, ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन तो कर सकता है, लेकिन जो आपका ट्रू सोल्यूशन है वो ये काम नहीं कर पाता है। आप समझिए क्यों नहीं कर पाता है। ये ट्रू सोल्यूशन के अंदर अच्छी बात क्या है कि उसके पार्टिकल्स इतना ज्यादा छोटे और इतने मर्ज है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सॉल्वेंट के अंदर, कि आप जब उसके अंदर लाइट की बीम या लेजर की बीम मारते हैं तो सर वो स्कैटर नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। समझिए बात। लेकिन जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ये हरकत करते हैं तो बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जब आप लाइट की बीम उसके अंदर मारते हैं तो फिर उस केस में लाइट स्कैटर करती, और जब वो लाइट स्कैटर करती है तो वो लाइट चारों दिशाओं में स्कैटर करती है। आप समझिए बात को। यानी वो छोटे पार्टिकल्स जो आपने लिए हैं कोलाइडल सिस्टम के, जैसे मिरर है, मिरर पर जब आप लाइट मारेंगे तो वो पूरी एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन जब छोटे से पार्टिकल पर लाइट पड़ेगी तो वो चारों दिशाओं में स्कैटर करेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पहले मैं इसको अपने हिसाब से बना लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है जिसमें आपने सबसे पहले सपोज प्योर वाटर ले रखा है। दिस इज प्योर वाटर, सपोज प्योर वाटर। जब आप इसके ऊपर यहां पर लाइट मारेंगे तो ये लाइट यहां से बाहर निकलेगी, आपको किसी भी तरह का इफेक्ट यहां नजर नहीं आएगा। लाइट घुसती हुई और लाइट निकलती हुई आपको जरूर दिखाई देगी। बस समझिए बात को। यानी ये लेजर लाइट जो आपने मान लीजिए लाल रंग की मारी है, ये यहां से बाहर निकलेगी और बाहर निकलने की ये बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इफ इट इज अ प्योर वाटर। एंड नाउ इफ इट इज अ ट्रू सोल्यूशन, तब क्या होगा? अगर ये ट्रू सोल्यूशन है तो भी यही है, मान लीजिए ये आपका ट्रू सोल्यूशन है। अब मैंने यही लाइट लाल वाली हमने ट्रू सोल्यूशन के अंदर से पास की। अब अगर ये ट्रू सोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए आपने चीनी घोल दी, इफ इट इज अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ शुगर मान लेते हैं,
तो वही वाली बात आती है सर, अगर ये ट्रू सोल्यूशन है तो शुगर के पार्टिकल्स बिल्कुल अब मस्त, ये भी लाइट यहां से बाहर निकल जाएगी, जहां से जा रही है जहां से निकल रही है वो तो समझ में आता है, बट अंदर आपको लाइट के कोई स्कैटरिंग नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसी सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम में से पास करते हैं जो कि हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, समझिएगा, नाउ दिस इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब, मान लीजिए मैंने इसी के अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, अगर आपने पानी के अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दिया तो क्या होगा सर, अब ये कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। याद है मिल्क का सोल्यूशन भी हमारा एक कोलाइडल सोल्यूशन था, जिसका कोई टाइप था, याद करो, लिक्विड लिक्विड टाइप का कुछ था, ठीक बराबर। तो ये हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। अब जब ये लाइट यहां से पास करेंगे तो जो पार्टिकल है, समझिए बात की, जो जो फैट के पार्टिकल या जो मिल्क के अंदर मिल्क के पार्टिकल्स हैं, वो अब जब ये लाइट कहां से घुसी वो भी दिख रही है, और साथ में आपको यहां पर लाइट की स्केटरिंग भी नजर आई। समझिए बात, आपको लाइट का पूरा पाथ नजर आएगा, एंड दिस इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू स्केटरिंग। यानी कहने का मतलब ये हुआ, लाइट यहां भी जा रही है, लाइट यहां से निकल गई, आगे चली गई, आगे निकल के यहां से निकल गई, बट ये इस बार उस लाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा है, वो स्केटर्ड पाथ दिखाई दे रहा है। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ दिस मिल्क, ये जो हमारा जो सिस्टम तैयार हुआ, दिस इज कोलाइडल सिस्टम। और अगर ये कोलाइडल सोल्यूशन है तो ऐसे में सर हमें जो है ये स्केटरिंग नजर आती है। और अगर ये स्केटरिंग नजर आती है तो इसका मतलब कोलाइडल सोल्यूशन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको आप टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो जब बीम लाइट की पास करते हैं सोल के अंदर तो हमें ये चीजें दिखाई देती हैं, दिस इज ड्यू टू स्केटरिंग। और इस इफेक्ट को ही आप टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा टिंडल इफेक्ट हो, समझिए। मतलब ऐसा हो गया जैसे आपने अब ये पार्टिकल लिया, अब इसको जरा सा पार्टिकल वाइज समझते हैं। आपने मान लीजिए ये पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल है, इससे अंदर, इसके अंदर से लाइट मारी तो इसने स्कैटरिंग शो किया, जैसे स्कैटरिंग शो करे। फिर ये लाइट ऑब्वियसली, तुम्हें पता ही है सारी लाइट तो स्कैटर नहीं कर सकता, तो कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो दूसरे पार्टिकल के पास चली गई। जब दूसरे पार्टिकल के पास चली गई तो उसने भी यही हरकत कर दी, इसने भी ट्रांसमिशन शो किया, ये कुछ स्केटरिंग शो की। फिर ये तीसरे के पास चली गई, जब तीसरे के पास चल गई तो इसने भी स्केटरिंग शो की। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये पार्टिकल इतने करीब हैं, आप समझिएगा बात को, ये इतने पास में हैं कि आपको ऐसा लगता है कि पूरी लाइट की एक लाइन आपको दिखाई देने लगती। यानी आपको ऐसा लगता है पूरी लाइट की एक लाइन है जो मुझे दिखाई दे रही है, जबकि ये पार्टिकल इतने क्लोज है जो जिसकी वजह से आपको ऐसा दिखाई देता। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक पार्टिकल आया, उस पार्टिकल लाइट के रास्ते में आया, उसने स्कैटरिंग की, उसमें से कुछ लाइट ट्रांसमिट करके आगे चली गई, उसने भी स्कैटरिंग की, फिर वो लाइट ट्रांसमिट करके आगे चली गई। इस तरह से आपको पूरा पाथ लाइट का दिखाई देगा, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए आपके पास दो खास कंडीशंस होनी चाहिए, और उन कंडीशंस में यही है कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, यानी जो आपने कोलाइडल सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है, उसका जो साइज है, उसके जो पार्टिकल्स का जो डायमीटर है, या जो भी आप बोले साइज बोले, वो हमारा जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ, ये ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, वरना आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी आप जो पार्टिकल लेके आए हैं उसका जो डायमीटर है वो हमारा जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेसेस हैं उनमें बड़ा डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड। उनका नेचर, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस काफी ज्यादा अलग होने चाहिए। यानी टिंडल इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि दिखाई देता है, और ये बड़ा सीधा सा है, जैसे अभी हमने बात भी की, बड़ा सीधा सा है कि आपने अगर प्योर वाटर लिया तो कुछ नहीं पता चलेगा, ट्रू सोल्यूशन लिया तो भी कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन स्केटरिंग कब होगी? जब आपने कोलाइडल सिस्टम लिया, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। और वो जो स्केटरिंग है, उस स्केटरिंग में एक मॉलिक्यूल स्कैटर करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, और ये स्केटरिंग ऑब्वियसली किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? ये उस आदमी के साइज, वो जो पार्टिकल उसके साइज के ऊपर भी जरूर, और उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। क्लियर? दूसरा जो पॉइंट आ सकता है वो आ सकता है काइनेटिक प्रॉपर्टीज। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने एक बड़े तगड़े माइक्रोस्कोप से नीचे अगर आज आप देखेंगे तो आपको ऐसा तमाम चीजें दिखाई देंगी कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बड़ा जबरदस्त जिगजैग मोशन शो करते हैं। और उस जिगजैग मोशन को ऐसे ऐसे करके, समझ रहे बात को, एक जिगजैग मोशन दिखाई देता है, और ये जिगजैग मोशन हमारा ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज ब्राउनियन मोशन। ये देखिए कहीं पर हम लोगों ने अब मूवमेंट दिखाया है।
ब्राउनियन मूवमेंट, दिस इज ब्राउनियन मूवमेंट। यानी ये स्कैटरिंग आपको दिखाई देगी, ये इस पार्टिकल्स का ये जिगजैग मूवमेंट आपको दिखाई देगा, और वो काफी लॉजिकल भी है। और इसी जिगजैग मूवमेंट की वजह से भी आप समझिए कि डिस्पर्जन मीडियम में वो रह भी पाते हैं, आप समझिए सेटल होने से भी रुकते हैं। प्लस जब भागेंगे तो टक्कर मारेंगे तो इनका सेटलमेंट भी मुश्किल होगा। तो ये स्टेबिलिटी का भी काम करता है, यानी ये जिगजैग मूवमेंट एक्चुअली स्टेबिलिटी दे रहा है उस सोल को, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को। यानी जो हमारे सोल को अगर मैं एक अच्छे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि मुझे समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में, जिगजैग पाथ में आपको मोशन में नजर आते रहेंगे, जिसको आप ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और ये ब्राउनियन साइंटिस्ट के नाम से, जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उनके नाम पर ये रखा गया है। ब्राउनियन मूवमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू ड्यू टू द unbalanced bombardment of the colloidal particles by the molecules of the dispersion medium। ऑब्वियस भी है कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, जो कि काफी ज्यादा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार हमारे डिस्पर्स्ड फेस पे टक्कर मारते रहते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स के अंदर रैंडम मोशन दिखाई देता है। और ये रैंडम मोशन उनको सेटल होने से भी रोकता है और उनको स्टेबलाइज करने की भी कोशिश करता है। क्लियर है? ये जो हमारा जिगजैग मोशन दिखाया जा रहा है, दिस इज जिगजैग मूवमेंट, और ये जिगजैग मूवमेंट ही हमारा ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बड़ा आसान। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्ज। जो अभी आप बात कर रहे थे कि जो हमारा कोलाइड्स है उनके ऊपर चार्ज होता है। हाँ, तो कोलाइड्स जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो चार्ज ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुमने देखा था कि अगर हमारा मान लीजिए कोई FeOH होल थ्राइस ही है, जैसे अभी आपने बनाया भी था कि अगर आपने FeCl3 को पानी में डाल दिया, अब आयरन ऑक्साइड को वाटर में डाल दिया, तो जब आयरन ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो अल्टीमेटली जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, इस हाइड्रोक्साइड के ऊपर Fe+3 के आयंस जुड़ जाएंगे। तो ये किसी भी तरह से, मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं पॉजिटिव चार्ज ही बनाऊं, यहां पर तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये कि FeOH होल थ्राइस के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज चिपका दिया। ठीक, ये चारों तरफ आपका ये पॉजिटिव चार्ज Fe+3 की लेयर बन गई। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फिर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई। अभी हम इस बारे में बात करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कुछ भी हो, जैसे अभी आपने AgCl लिया था, कोई भी सोल आप बनाते हैं, उस सोल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर आने वाला है, क्योंकि वो सोल के बनते ही वो उसी सोल्यूशन, उसी मीडियम में से कुछ पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से या तो वो पॉजिटिव चार्ज सोल बन जाता है या वो निगेटिवली चार्ज सोल बन जाता है। जैसे सल्फाइड्स है हमारे, सल्फाइड्स के अंदर भी यही है। आप सल्फाइड अगर बनाते हैं तो सल्फाइड के बनने के बाद फौरन के फौरन आप जैसे सल्फाइड बनाएंगे, सल्फाइड बनने के बाद आप, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने ये ले लिया AS2O3 और आपने इसको पास कर दिया H2S के साथ, तो बिल्कुल क्लियर है कि सर ये AS2S3 का सोल बनेगा, और साथ में AS2S3 के सोल बनते ही, अब बाकी जो भी कुछ अलग होना वो अलग हो जाएगा, AS2S3 का सोल बनते ही ये जो AS2S3 के पार्टिकल्स आपने बनाए हैं, इन पार्टिकल्स को आप हमेशा इस तरह से ही ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपका AS2S3 है, ये भी आपका AS2S3 है, ये भी आपका AS2S3 है, लेकिन इसके ऊपर ये आपके सल्फाइड आयंस, समझिए बात को, इसके ऊपर ये मेरे पास सल्फाइड आयंस। क्यों? क्योंकि सर ये तो एड्सॉर्प्शन होगा ही होगा, यानी ये सल्फाइड आयन इसके ऊपर ये एड्सॉर्ब हो जाए, तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल होगा। दिस इज नेगेटिव चार्ज सोल। समझिए बात। और ये हमारे सारे के सारे क्या लोग हैं? ये हमारे वही CDS, सॉरी AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड। ये भी AS2S3 का पार्टिकल है, ये भी AS2S3 का पार्टिकल, और ये भी AS2S3 का पार्टिकल। लेकिन सल्फाइड्स क्योंकि चारों तरफ बैठे हुए हैं तो दे आर नेगेटिव। और इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि सर ये आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ये देखिए मस्त एकदम रिपल्शन हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये तो बड़ा क्लियर है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज तो है ही, बस वो अलग बात है, वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बन गया, नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज सोल बन गया, लेकिन चार्ज तो है, और यही चार्ज ही उनको स्टेबलाइज भी कर रहा है, बिकॉज चार्ज ही उनको आपस में जुड़ने से रोकता है और सस्पेंशन में ऐसे करके समझो हिलाता रहता है, उस सिस्टम के अंदर उनको उछालता रहता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम एक सोल्यूशन के फॉर्म में, एक भले ही ट्रू सोल्यूशन ना हो, एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन के फॉर्म में आपको नजर आता है, जिसको आप कोलाइडल सोल्यूशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और भी बात कर सकते हैं, जैसे अब ये एग्जांपल्स हैं, इनको हम ध्यान कर लेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि जो हाइड्रोक्साइड्स या हाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स या हाइड्रेट हैं हमारे, वो सब हमारे पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं।
हमने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, तुम लोग भी इनको, और जो मेटल के सल्फाइड्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, व्हाई, बिकॉज सल्फाइड्स चारों तरफ जैसे अभी हमने देखा था वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, आप इन एग्जांपल्स को जरूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ केस और बना के देखें कि ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है ये कहां से आती है, जिसको जो कि जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से भी जो बनता है हमारा सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो क्या है ये जीटा पोटेंशियल, ये कहां से निकल के आता है? बड़ा आसान है, आप समझिए, जैसे अभी हमने बात की थी, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कोलाइड बनाया, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के चारों तरफ, ये हाइड्रोक्साइड है तो पक्का ये पॉजिटिवली चार्ज सोल होगा, इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एल्युमिनियम प्लस 3 इकट्ठा हो गया। तो जैसे एल्युमिनियम प्लस 3 इकट्ठा होगा तो उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज भी उसको अट्रैक्ट करेगा। जब वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों लोगों के बीच में, मैं समझाता हूं इसको, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेयर्स, कौन सी? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेयर जो सोल के चारों तरफ बन रही हैं, इस लेयर को हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, द फर्स्ट लेयर ऑफ आयंस इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स लेयर, एंड द सेकेंड लेयर जो कि हमारी बनी है वो हमारी डिफ्यूज लेयर के नाम से जानी जाती है। और इस फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर चार्ज के सेपरेशन की वजह से, तुम्हें पता है ये चार्ज सेपरेशन हमेशा किसको पैदा करता है? हमेशा पोटेंशियल को पैदा करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनी है हमारी, एक फिक्स चार्ज की जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की होगी, और एक दूसरे चार्ज की, ऑपोजिट चार्ज की, ये जो डिफ्यूज चार्ज है जो हिलते रहते हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उसे आप जीटा पोटेंशियल का नाम देते हैं। सो द डिफ्यूज लेयर इज ओनली लूजली अटैच्ड to the particle surface and moves in the opposite direction under an applied electric field. The potential difference between the fixed and the diffuse layer is known as electrokinetic potential और zeta potential। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कोई भी पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल के ऊपर मान लीजिए आपने पॉजिटिव आदमी को, आयन को एब्जॉर्ब कर लिया, और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हैं, मतलब समझ बात को। तो दिस इज लूजली पैक्ड लेयर, अभी हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं। ये हमारा लूजली बाउंडेड, दिस इज लूज लेयर, मोबाइल लेयर बोल सकते हैं आप इसको, मोबाइल लेयर बोल सकते हैं। सपोज दिस इज मोबाइल लेयर, ये हमारा मोबाइल लेयर, और जो पहली लेयर जुड़ी हुई है ये वाली, ये हमारी फिक्स लेयर है। ये जो हमारी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माई फिक्स लेयर, दिस इज फिक्स्ड। तो फिक्स्ड लेयर और लूजली लेयर के बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है, दिस पोटेंशियल इज जीटा पोटेंशियल, बिकॉज एक इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर इज नेगेटिवली चार्ज, सो दिस पोटेंशियल इज जीटा पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को आप जीटा पोटेंशियल का नाम देते हैं। इसको जरा सा एग्जांपल से भी और समझते हैं। ये एग्जांपल देखिए, बड़ा आसान है। मान लीजिए वो कहता है कि भाई जैसे हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का, जिसके अंदर आपने जिसको ऐड किया है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। highly diluted solution of silver nitrate is added to highly diluted potassium iodide solution। ठीक है, यानी AgNO3 को आपने पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में डिप किया, अब के अंदर मिक्स किया, तो होगा क्या? होना कुछ नहीं है सर, एक नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा। कैसे बनेगा वो भी बड़ा आसान है, देखिए इसको समझते हैं जरा बात को। यानी ऐसा हो रहा है कि आपने डाइल्यूट AgNO3 इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट, मान लीजिए KI सोल्यूशन। तो अब होगा क्या? तो हमने कहा देखिए बड़ा आसान है कि अगर आपने AgNO3 को KI के अंदर मिक्स किया तो होगा क्या? होने से तो बड़ा सीधा है कि AgNO3 वो KI के साथ जुड़कर AgI का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और इस AgI के चारों तरफ जो है वो I माइनस जुड़ने लगेगा। अब जरा समझना वो हो क्या रहा है। ये तो आपका बन गया AgI, और इस AgI के चारों तरफ, ये एक एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस AgI के चारों तरफ जो हमारा I माइनस है, जो KI सोल्यूशन के अंदर पड़े होंगे खूब सारे, वो I माइनस जो है इसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज की फिक्स लेयर बना लेंगे। नाउ दिस इज माय फिक्स्ड लेयर, ये जो मेरी पहली लेयर बनी है दिस इज फिक्स्ड, इसे आप फिक्स्ड लेयर बोलेंगे। जो सोल बना है ये सोल हमारा पक्का नेगेटिवली चार्ज सोल होगा, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की एक डिफ्यूज लेयर जो है वो आपको दिखाई देगी। और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो ये डिफ्यूज लेयर बन रही, ये हमारी डिफ्यूज लेयर हिलती रहेगी। समझ बात को? मोबाइल लेयर, दिस इज माय मोबाइल लेयर।
और जो पोटेंशियल इस फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में आ रहा है, समझ लो बात को, ये आपका फिक्स लेयर है और वो मोबाइल, ये जो पोटेंशियल बीच में आ रहा है, दिस पोटेंशियल इज नोन एज जीटा पोटेंशियल, दिस इज जीटा पोटेंशियल। इसे आप जीटा पोटेंशियल का नाम दें। कुछ समझ पा रहे हो? यानी जैसे एग्जांपल यहां पर दिखाया गया है कि अगर आपने के AgNO3 को के आई के अंदर डाला तो सर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ये नेगेटिवली चार्ज सोल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। और अगर उल्टा किया होता, आपने के आई को AgNO3 के अंदर डाला तो AgI के प्रेसिपिटेट के चारों तरफ Ag प्लस जुड़ने लगेंगे, यानी इस बार फिक्स लेयर Ag प्लस की बनेगी। दिस इज माई फिक्स लेयर, फिक्स लेयर Ag प्लस की बनेगी और साथ ही साथ चारों तरफ निगेटिव चार्ज का एक मोबाइल लेयर तैयार हो जाएगा, लेकिन सर वो भी जीटा पोटेंशियल डेवलप करेगा। इसी तरह से यहां पर भी जीटा पोटेंशियल नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया है, अगर आप AgNO3 के अंदर KI डालते हैं या KI के अंदर AgNO3 डालते हैं तो दोनों में फर्क है। KI के अंदर AgNO3 डालेंगे तो I माइनस जाके जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज सोल बनेगा। और अगर आपने AgI के अंदर KI डाला, AgNO3 के अंदर KI डाला, तो ऐसे में जो AgI बनेगा उस AgI के चारों तरफ आपका I माइनस या K जो भी है, जैसे भी आप जिसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सपोज KI के अंदर AgNO3 डाल देंगे तो आप निगेटिवली चार्ज सोल बनाएंगे, बिकॉज KI का I माइनस AgI के ऊपर चिपकते रहेंगे। और अगर आपने AgNO3 के अंदर KI डाला तो AgI के ऊपर Ag प्लस चिपकते रहेंगे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने FeCl3 को ऐड किया हॉट वाटर के अंदर, तो अगर आप FeCl3 को हॉट वाटर में ऐड करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनेगा, और वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल पक्का पॉजिटिव सोल होगा। क्यों? क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड के चारों तरफ Fe+3 इकट्ठा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी फेरिक हाइड्रोक्साइड को NaOH के अंदर डाला तो क्या होगा? सर फेरिक क्लोराइड को जब NaOH के अंदर डालेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन NaOH के OH माइनस जुड़ने लगेंगे। सर इस बार भी जीटा पोटेंशियल आएगा, बस फिक्स लेयर बदल जाएगी और मोबाइल लेयर बदल जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप FeCl3 के साथ H2O डाल रहे हैं तो आपको FeOH होल थ्राइस मिलेगा। और इस बार जो आपका सिस्टम तैयार होगा वो कैसा सिस्टम होगा? ये सिस्टम कुछ ऐसा होगा जिसमें ये आपका FeOH होल ट्वाइस है, दिस इज FeOH होल थ्राइस, और इसके चारों तरफ आपने इस बार Fe+3 लगा दिया। इस बार ये लेयर बनेगी आपकी फिक्स्ड, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज माय फिक्स लेयर। और इसी फिक्स लेयर के ये हमारी फिक्स लेयर है, इसी फिक्स लेयर के चारों तरफ ऑब्वियसली चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज की भी लेयर बनेगी, और वो नेगेटिव चार्ज भी आपको पता ही है, इलेक्ट्रोलाइट अंदर अंदर से ही आपको मिलेगा। ये हमारी मोबाइल लेयर, दिस इज मोबाइल लेयर, और ये अंदर वाली जो हमारी बनी है, दिस इज माय फिक्स लेयर। जीटा पोटेंशियल इस बार भी फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये तब है जब आपने ऐसा किया, यानी जो सिस्टम तैयार होगा वो सिस्टम ये होगा जिसमें ये आपका पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा। लेकिन सिमिलरली अगर मान लीजिए आपका FeCl3 जो है वो NaOH के अंदर डाला गया होता तो क्या होता? तब भी फेरिक हाइड्रोक्साइड ही बनता, सोल सेम होता, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता, लेकिन अब जो है वो OH माइनस जुड़े होते जो कि NaOH से आ रहे हैं। यानी इस बार क्या होता? ये जो फिक्स लेयर है वो हमारी OH माइनस की होती, यानी सेम सिचुएशन बनती। ये वाली सिचुएशन तो ऐसी दिखाई दे रही है और ये वाली सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड तो अब भी होगा, दिस इज FeOH होल थ्राइस, ये तो अब भी होगा, लेकिन इस बार जो फिक्स लेयर होगी वो OH माइनस की होगी, निगेटिव चार्ज की। ये हमारी फिक्स लेयर होगी, दिस इज माय फिक्स लेयर। और इसी के चारों तरफ दिस इज फिक्स लेयर, इसी के चारों तरफ मोबाइल हमारी पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पड़े ही होंगे, दिस इज मोबाइल लेयर। इस बार फिर से फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे आप फिर से जीटा पोटेंशियल का नाम दे देंगे। यानी बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। जो चीजें समझ में आ रही हैं वो यही हैं कि इनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है जब हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, या फिर FeCl3 के अंदर आपने मान लीजिए पानी या NaOH डाला, तो इस तरह से आपको पॉजिटिव चार्ज सोल या नेगेटिवली चार्ज सोल मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जीटा पोटेंशियल जरूर दिखाई देगा। बिकॉज एक लेयर, भाई देखो ऐसा, जो आपका कोलाइडल पार्टिकल बना वो तो एड्सॉर्ब करेगा पहले आदमी को, तो वो तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन उस फिक्स के ऊपर जो चार्ज है प्लस प्लस प्लस, उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे,
वो मोबाइल होंगे। तो फिक्स लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर आएगा, बिकॉज वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज, एंड देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, एंड इन एनी केस इफ देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, पोटेंशियल तो पैदा होगा ही, जिसको जीटा पोटेंशियल का नाम दे दिया जाएगा। चलिए और आगे बात, ये हमें बात समझ में आ गई है, ये भी बात हम समझ गए हैं। इसकी बात करते हैं, दैट इज एक और प्रॉपर्टी जो हमें सोल्स की समझ में आनी चाहिए, वो यही है कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस भी शो करते हैं, और बहुत देखने से कुछ टेक्निकल सा लगता है, जबकि एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो साफ समझ में आता है कि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेगा, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज सोल है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगेगा। इसमें कुछ खास कलाकारी जैसा नजर नहीं आता है, समझो बात को। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि if the electric potential is applied across two platinum electrodes dipped in the colloidal solution, the colloidal particles move towards one or the other electrode due to the charge on them. The movement of the solid particles under an applied electrical potential is called electrophoresis. यानी ये जो मूवमेंट है इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दिया जाता है, और ये डिपेंड करती है डायरेक्शन के ऊपर। अगर कैटायन भाग रहे हैं तो अगर वो कैटायनिक सोल पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो कैटायन जो है वो भागेंगे, जिसकी वजह से उसे कैटाफोरेसिस का नाम दे दिया जाएगा। अगर एनायंस का मूवमेंट आपको किसी एक तरफ दिखाई दे रहा है तो वो एनाफोरेसिस का नाम दे दिया जाएगा। सो वन इज कैटाफोरेसिस, अनदर इज एनाफोरेसिस। इंपॉर्टेंट, यानी कैटाफोरेसिस मतलब कैटायनिक मूवमेंट, और अगर एनाफोरेसिस की बात मतलब यानी एनायन आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कैटायन जो होंगे वो सब कैथोड की तरफ भाग रहे होंगे, और जो एनायंस होंगे वो सारे एनोड की तरफ भाग रहे होंगे। बिल्कुल वही पुरानी कहानी, कुछ खास नहीं। और ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते होंगे, जिसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम से जानते हैं। ये दो तरह से बोली जाती है, कैटाफोरेसिस, एक एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस कैटायंस की मूवमेंट, एनाफोरेसिस नेगेटिव चार्ज सोल के मूवमेंट को दर्शाती है। क्लियर? चलिए और आगे बात करते हैं। अब ये जो है ये एक अलग पार्ट आता है, और वो है कॉगुलेशन। यानी ये जो हमारे सोल हैं इनके कॉगुलेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यानी एक चीज तो समझ में आती है कि जो हमारे जो लायोफोबिक सोल्स हैं, जो कि उनके अंदर जो भी स्टेबिलिटी है, वो लायोफोबिक सोल्स की स्टेबिलिटी वो उनके चार्ज की वजह से है। बात समझिए, यानी जो भी रिपल्शन फोर्सेस हैं, यानी द रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, दे डू नॉट अलाउ देम टू सेटल। जैसे अभी हमारी बात हुई थी, वो उनको सेटल होने से रोकते हैं। यानी एक चीज तो क्लियर है कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो है हमारा जो जो हमारा लायोफोबिक सोल्स होते हैं, उनमें एड्सॉर्प्शन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। यानी वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ अ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। सही है, समझ रहे हो? यानी कि जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक चार्ज आएगा, हर कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज होगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा, और उन चार्ज की वजह से या तो पॉजिटिव चार्ज सोल होंगे या नेगेटिव चार्ज सोल होंगे, उनमें रिपल्शन होगा। अब अगर उनमें रिपल्शन है तो फिर वही है कि उसी की वजह से वो स्टेबल भी है, वरना वो सेटल कर जाते, वरना वो आपस में जुड़ने लगते। अब किसी तरह से अगर मैं कॉगुलेट, अब मैं उनको समझो सेटल करना चाहता हूं, मैं उनको इकट्ठा करके जोड़ना चाहता हूं, कॉगुलेट करना चाहता हूं, उसके लिए एक ही तरीका है ना। तरीका यही है कि किसी तरह से उनके बीच में जो ये चार्ज की वजह से उनके बीच में रिपल्शन आ रहा है, किसी तरह से उस रिपल्शन को खत्म कर दिया जाए ताकि वो आपस में जुड़ सके। तो यानी जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इन सच केसेस दे एग्रीगेट और फ्लॉक्यूलेट एंड सेटल डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कब? The flocculation and settling down of the dispersed phase particle is called coagulation or precipitation. The precipitation can be brought about in brought about in 5 ways. किस तरह से ये कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्टेबिलिटी है लायोफोबिक सोल की, इट इज ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है। द रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स डू नॉट अलाउ देम टू सेटल डाउन। द चार्ज इज रिमूव्ड, there is nothing to keep the particles apart from each other। यानी किसी तरह से अगर ये चार्ज हटा दिया जाए, यानी इन चार्ज पार्टिकल्स का अगर चार्ज हटा दिया जाए किसी तरह से, तो ये फिर इनको सेटल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी लायोफोबिक। आप समझ रहे हैं? ये डिस्पर्स्ड मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में रहना ही नहीं चाहते, तो ये फिर भी है। क्यों है? क्योंकि सर इनके बीच में रिपल्शंस हैं, ऐसे करके भागते रहते हैं, वो उस बदतमीज आदमी के साथ हैं जिसके साथ ये नहीं रहना चाहते। आप समझिए,
लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह से चार्ज हटा दिया जाए तो क्या बोलेंगे, कहेंगे निकलो निकलो, इस आदमी के साथ तो वैसे ही नहीं रहना, और चार्ज है नहीं, रिपल्शन है नहीं, तो फौरन सेटल कर जाएंगे। यानी वो मेथड जो कॉग्लेशन का मेथड लायोफोबिक सोल्स के लिए है, वो कॉग्लेशन के ये कुछ मेथड्स हैं जो बड़े आसान हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट्स के एडिशन करके, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, मिक्सिंग करके, बॉइलिंग करके या डायलिसिस करके ये हरकत कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी तुम्हारी बात हुई थी, अभी तुमने कहा था प्रेसिपिटेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को किसी एक तरफ इकट्ठा किया जा सकता है। यानी आप उस पूरे कोलाइडल सिस्टम में से कोलाइडल पार्टिकल्स को, जो कि या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, उनको आप किसी एक तरफ इकट्ठा करके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा कर सकते हैं। एंड दैट मेथड वाज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि अभी तुमने देखा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये हमारी अभी हमने स्टडी कर रखी है, हमें बात समझ में आती है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो वो किस तरफ भागेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज सोल है वो किस तरफ भागेगा, ये हमें समझ में आता है। क्लियर है? चलिए और इसी में बात करते हैं। दूसरा, टू ऑपोजिट चार्ज सोल्स को अगर आप मिक्स करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है सर। दो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर आप उनके आपस के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से खटाखट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान सी कहानी है, इसमें कोई कहानी नहीं है, बहुत सीधी सी बात लगती है, बहुत सीधा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सीधा। ये सिर्फ रीडिंग करने वाली बात आ गई कि भाई ठीक है, अगर आप दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब वो सेटल हो सकते हैं। इसको कॉग्लेशन का नाम दे दिया जाएगा। और बॉइलिंग करके भी हरकत की जा सकती है। बॉइलिंग करके ये हरकत कैसे की जा सकती है? बॉइलिंग करके भी हरकत की जा सकती है, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जब आप हीट करेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स उनके ऊपर टक्कर मारेंगे तेजी से। टक्कर मारने से बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो जो पार्टिकल्स जिनको उन्होंने एड्सॉर्ब किया था नेगेटिव बनने के लिए या पॉजिटिव बनने के लिए, वो पार्टिकल्स उनसे अलग होने लगे और फिर वो सेटल कर जाएं। बात समझ रहे मेरी बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन अ सोल इज बॉइल्ड, द एड्सॉर्ब्ड लेयर, जो हमारी एड्सॉर्ब्ड लेयर है, वो डिस्टर्ब होने लगे, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो आपस में फिर जुड़कर सेटल होने लगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, और अभी आपने बताया कि सर ये जो पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल ले लेते हैं और इसके ऊपर जो हमारी ये एड्सॉर्ब लेयर है प्लस मान लेते हैं, ऐसे ये एड्सॉर्ब लेयर। तो जैसे ही और ये हमारे डिस्पर्जन पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉयल करेंगे, तो ये जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इन पार्टिकल्स के ऊपर टक्कर मारेंगे। जो एड्सॉर्ब लेयर है इसके ऊपर टक्कर मारेंगे, इसे खटाखट टक्कर मारेंगे, और इस टक्कर मारने की वजह से ये लोग एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। या समझ रहे हो बात को? यानी अब जो सिचुएशन दिखाई देती है वो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देती है। यानी ये हमारा पार्टिकल है और इस पार्टिकल से प्लस चार्ज, ऐसे समझो थोड़ा सा दूर जो जो लेयर थी हमारी वो ब्रेक करने लगती, और जब लेयर ब्रेक करने लगती है तो ऐसे में फिर इनके कॉगलेट होने के चांसेस। भाई कॉगलेशन क्यों नहीं हो रहा है? कॉगलेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थे तो रिपेल कर रहे थे। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज टक्कर मारने की वजह से दूर होने लगेंगे, एड्सॉर्ब लेयर टूटने लगेगी, तो फिर इनको एकदम से क्या याद आएगा, अरे हम तो लायोफोबिक है, हमें तो यहां रहना ही नहीं है। तो ऐसे में खटाखट ये लोग सेटल करने की सोचेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? ये खटाखट सेट, जिसको आप कॉगलेशन का नाम दे देंगे। यानी ये कॉगलेशन हो सकता है, और ये कॉगलेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि अब आप इस जो हमारी फिक्स लेयर थी उस फिक्स लेयर को टेम्परेचर बढ़ाकर डिस्पर्जन मीडियम से तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये लायोफोबिक है, ये फौरन के फौरन आपस में कॉगुलेट होने की कोशिश जरूर करेंगे। ये समझ पाए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आप डायलिसिस भी कर सकते हैं। अभी हमारी बात हुई थी डायलिसिस करने से क्या होगा। डायलिसिस करने से भी ये काम किया जा सकता है, यानी आप प्रोलॉन्ग डायलिसिस करने से भी कॉगुलेशन, जैसे अभी हमारी बात हुई थी, प्रोलॉन्ग डायलिसिस करने से भी कॉगुलेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वो अगर आप यहाँ से सारा का सारा निकाल दें तो अल्टीमेटली फिर तो वो था हमारा, क्या कहते हैं, आप जो क्या था यार, वो जो अब लेयर थी हमारी, वो लेयर ही यहां से अगर आप बाहर निकाल देंगे तो उस केस में फिर तो कॉगुलेशन होगा ही, वही जो अभी हम बात कर रहे थे। यानी कहने का मतलब जो चार्ज सिस्टम है, उस चार्ज सिस्टम में अगर आप बार बार डायलिसिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट कम होते जाएंगे, फिर वो भी बाहर निकलने लगेंगे। समझ रहे? जिन्होंने लेयर बनाई थी वो भी एड्सॉर्ब पार्टिकल्स जो थे वो डायलिसिस से वो भी बाहर निकलना शुरू कर देंगे। समझ रहे बात को? और जब वो बाहर निकल जाएंगे तो फिर तो उनके ऊपर कोई लेयर ही नहीं होगी, और जब उनके ऊपर कोई लेयर ही नहीं होगी वो फिर से कॉगुलेट कर जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ डायलिसिस करते रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लंबी करेंगे
करेंगे तो जो एड्सॉर्ब लेयर है हमारी, वो एड्सॉर्ब लेयर भी बाहर निकल जाएगी, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बनी थी, वो बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से वो भी फिर हमारा जो कोलाइडल सिस्टम है वो उनके पार्टिकल्स कोगुलेट करने या फ्लोकुलेट करने लगे। क्लियर है इस बात को? और जैसे कि यहां पर बात हुई हमारी, ये देखिए यहां पर तुमने लिखा भी है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करने से तो ये हो ही सकता है। हाँ सर, कैसे हो सकता है? जब एक्सिस में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो होगा ये कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और उसका रीजन है कि वो ऑपोजिट चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी व्हेन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, मैं अभी इसका अच्छा एग्जांपल लूंगा, तो फिर द रीजन इज दैट कोलाइड इंटरेक्शन विद आयंस कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू द प्रेजेंट ऑन देमसेल्व्स, दिस कॉजेस न्यूट्रलाइजेशन लीडिंग टू देयर कोगुलेशन। समझिए बात। यानी जो आपका पॉजिटिव चार्ज सोल था या नेगेटिव चार्ज सोल पार्टिकल्स थे, वो जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर से आ रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट चार्ज के साथ जुड़ने लगेंगे। जुड़ने की वजह से न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। न्यूट्रलाइज कर जाएंगे तो रिपल्शन वाला खेल ही खत्म हो जाएगा सर, वो कोगुलेट करने लगेंगे। समझ लो मेरी बात? और ये लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल। यानी आप देखिए, दो दो अलग अलग बात हो गई। एक तो आप इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल कर भी कोगुलेशन कर रहे हैं। कैसे सर? वो जो डायलिसिस वाला मेथड था, उसमें आपने थोड़े बहुत निकाले, फिर वो लेयर भी बाहर निकाल दी, जो जो एड्सॉर्ब लेयर है उसको भी बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसे में फिर वही है सर, लेयर खत्म, चार्ज खत्म, कोगुलेशन स्टार्ट। दूसरा, चार्ज को खत्म करने का एक और तरीका तुम देख रहे हो। ये सारे मेथड एक ही मेथड है जो कि चार्ज को खत्म कर रहे हैं। कोगुलेशन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि लाइफोबिक सॉल्ट्स के अंदर रिपल्शंस हो रहे थे। वो रिपल्शंस खत्म करने के लिए आपको उसकी जो लेयर थी वो तोड़नी थी। वो लेयर आप तोड़ने के आपके पास सबसे अच्छा तरीका डायलिसिस था। डायलिसिस करते रहो तो वो लेयर भी टूट जाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द केस ऑफ, दैट इज द प्योरिफिकेशन मेथड। बट अगर आप डायलिसिस को लंबी देर तक करेंगे तो ऐसे में फिर आपका सोल जो है वो बर्बाद हो गया, वो कोगुलेट कर जाएगा। ये चीज यहां पर क्या कर रहे हैं? उल्टा। आप इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल रहे थे डायलिसिस में, यहां इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं। ज्यादा डालिए, इतना डालिए कि वो उस जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सोल के हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर दे। क्योंकि अगर वो न्यूट्रलाइज हो गए तो उनके बीच के रिपल्शन फिर से खत्म हो जाएंगे, और खत्म होते ही फिर से कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया तरीका लगता है कोगुलेशन करने का। और इससे रिलेटेड भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमारे सामने आएगा, और वो ये देखिए आप। ये कहते हैं कि जब आप ये हरकत किसी इलेक्ट्रोलाइट से कर ही रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कोई ऑपोजिट चार्ज का ही इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसपे कोई ना कोई ऑपोजिट चार्ज जरूर होगा। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसमें कैटायनिक पोर्शन भी होगा, एनायनिक पोर्शन भी होगा। तो अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सोल, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज सोल, तो आप निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप निगेटिवली चार्ज सोल हैं तो आप पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट अंदर डाल दीजिए जिसके पास कैटायन एनायन दोनों दोनों ही हो। कोई सॉल्ट डालिए ताकि वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ले, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर ले। ऐसे में आप सोच के डालिएगा। सोच के क्या डालेंगे? अगर मेरा सोल जो है वो निगेटिवली चार्ज, समझ रहे बात को? जैसे हमारा सल्फाइड सोल है, कोई आर्सेनिक सल्फाइड जो कि निगेटिवली चार्ज सोल होता है। अब आपने ऊपर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसके पास कैटायनिक चार्ज तो होगा ही सर, कोई भी सॉल्ट डालेंगे तो कैटायन, लेकिन ऐसा कैटायन चार्ज लीजिए जिसका कैटायनिक चार्ज ज्यादा हो ताकि वो सोल से ज्यादा इंटरेक्ट कर सके। एंड दिस इज हार्डी-शुल्ज रूल। समझिए बात को? ये जो हार्डी-शुल्ज रूल है, ये साहब ये कहते थे या ये कह के गए हैं कि जितना ज्यादा, ये तब होगा जब आप नेगेटिव सोल को कोगुलेट करने की कोशिश करेंगे। यानी जिस टाइम पर आप नेगेटिव सोल को कोगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज को कोगुलेट करने के लिए आप इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसका जो कैटायनिक पोर्शन होगा उसका चार्ज बड़ा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? दिस इज लॉजिकल, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है यार, आप समझिए। यानी अगर आप मान लीजिए आर्सेनिक सल्फाइड के नेगेटिव सोल को कोगुलेट करवाना चाहते हैं तो आप भैया ऊपर से एल्युमिनियम +3 डालिए। एल्युमिनियम का कोई ऐसा सॉल्ट डालिए जिसमें ना कि बेरियम का ना कि सोडियम का। क्यों? क्योंकि बेरियम सोडियम पे चार्ज कम है, एल्युमिनियम पे चार्ज ज्यादा है, तो वो ज्यादा आसानी से कोगुलेट कर लेगा, ज्यादा आसानी से जुड़ जाएगा। ज्यादा आसानी जुड़ने से और कोगुलेशन आसान हो जाएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने किसी पॉजिटिव चार्ज के कोगुलेशन की बात बोली है, अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज के कोगुलेशन को देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कोगुलेट करवाना है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालिए जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा चार्ज का हो, ज्यादा अमाउंट का हो, जो ज्यादा बड़ा नेगेटिव चार्ज हो। जैसे आप फॉस्फेट डालिए, FeCN6 4- डालिए, देखिए 4 नेगेटिव, फॉस्फेट 3 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। ये इनका ऑर्डर होना चाहिए रिएक्शन का। एंड दिस इज हार्डी-शुल्ज रूल, जो कि बहुत लॉजिकल। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे कोई कहे कि भाई AS2S3 को फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 वी रिक्वायर, एक ऑप्शन आ गया
NaCl ले लेते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन आ गया CaCl2 ले लेते हैं। तीसरा ऑप्शन आ गया KNO3 ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं आप। और चौथा ऑप्शन आ गया AlCl3। तो साफ समझ में आता है सर, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो दिस AS2S3 का जो सॉल्व है, दिस इज निगेटिवली चार्ज सॉल्व। याद है, ये सल्फाइड चारों तरफ लेयर बना लेता है, दिस इज निगेटिवली चार्ज सॉल्व। और अगर ये निगेटिवली चार्ज सॉल्व है तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की डिमांड करेगा कोagulation के लिए जो जिसका पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो। यानी इन सब में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज किस किस के पास है, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज 3 और इसका 1, इसका 2। ठीक, यानी सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो ये आदमी अगर इसके ऊपर मारा जाए तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि कोagulation हो। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज करते ही कोagulation स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो ये एक एग्जांपल के तौर पर आप इस बात को समझ भी सकते। चलिए और आगे बात करते हैं। प्रोटेक्शन का जहां तक सवाल है वो भी बड़ा क्लियर है। प्रोटेक्शन करने के लिए, किसी भी लायोफोबिक सॉल्व को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसके ऊपर लायोफिलिक सॉल्व को जोड़ सकते हैं। जो लायोफिलिक सॉल्व है वो इस लायोफोबिक सॉल्व को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए लायोफिलिक सॉल्व जो होते हैं हमारे, वो प्रोटेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी ये आपका लायोफोबिक सॉल्व हो गया, दिस इज लायोफोबिक सॉल्व, लायोफोबिक। और ये लायोफोबिक जो है, आप इसके ऊपर आपने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है लायोफिलिक सोल्स की। तो यानी लायोफोबिक सोल्स के अंदर जो भी स्टेबिलिटी है वो चार्ज की वजह से है। और वो उसको अगर आप और ये भी समझ में आता है कि जो सोल्स हैं वो इनका प्रेसिपिटेशन के जो चांसेस हैं, जो लायोफोबिक सोल्स हैं, इनके प्रेसिपिटेशन के चांसेस जो है काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रहना ही नहीं चाहते, समझ रहे बात को, ये डिस्पर्जन मीडियम में रहना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालो तो इनके प्रेसिपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, अभी आपने देखा था, इलेक्ट्रोलाइट डालने से सर वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगता है, तो सर कोagulation फटाक से स्टार्ट हो जाता है। यानी थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रोलाइट डालिए, खेल खत्म। ऐसे तो ऐसे में इनको अगर आप बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये लायोफिलिक सोल्स को ऐड करते हैं। यानी लायोफिलिक सोल्स जो है वो प्रोटेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जो लायोफोबिक सोल्स को बाहर से आने वाले जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से इनके कोagulation को रोक सके। समझिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है लायोफिलिक सोल्स की, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ और कोagulation ऑफ अ लायोफोबिक सोल, इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। इसे आप प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के नाम से जानी जाती है। और ये भी साथ में बोला जा रहा है कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं ये यूज किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, प्रोटेक्टिव कोलाइड। लायोफिलिक सोल्स फॉर्म अ थिन लेयर अराउंड द लायोफोबिक सोल्स, जो अभी हमने देखा था, और इसकी वजह से ये इस चीज को, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें और करते हैं। जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को देखकर भी जो समझ में आ रहा है यही कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो इनके प्रोटेक्टिव पावर जो है वो अलग अलग होती ऑब्वियसली, और जो प्रोटेक्टिव पावर है उसको गोल्ड नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे लायोफिलिक सोल्स हैं, इन लायोफिलिक सोल्स को आप लायोफोबिक के ऊपर चढ़ाकर, मतलब समझ रहे, लायोफिलिक सोल्स लायोफोबिक के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला तो वो उस इलेक्ट्रोलाइट से उसके कांटेक्ट को रोक देते हैं। अगर वो उसके कांटेक्ट को रोक देते हैं तो फिर ये कोagulation को भी रोक देते हैं। अब ये पावर जो लायोफिलिक सॉल्ट्स की है, जिसको प्रोटेक्टिव पावर कहा जाता है, ये प्रोटेक्टिव पावर लायोफिलिक सॉल्ट्स की अब ये नापने के लिए गोल्ड नंबर इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्रोटेक्टिव पावर लायोफिलिक सॉल्ट्स की उतनी ज्यादा होगी जब गोल्ड नंबर कम होगा। यानी गोल्ड नंबर की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। डेफिनेशन यही है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अ लायोफिलिक सोल कोलाइड that will just prevent the precipitation of 10 ml of a standard gold sol of 1 ml 10% NaCl solution is known as gold number। समझिए, यानी अगर आप किसी भी गोल्ड सॉल में 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डालें तो वो जो लायोफिलिक सोल आपने लिया है उसका कितना मिलीग्राम लिया जाए ताकि वो कोagulation को प्रेसिपिटेशन को अवॉइड कर सके। समझिए, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। इसको सब लोग जरा समझने की कोशिश करो। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कोलाइड, जो भी हमारा पास लायोफिलिक कोलाइड है, दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्यों होगा? क्योंकि सर अगर वो उसने उस बाहर से गिरने वाले आदमी ने
लेयर मतलब समझ रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दिया तो फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले लायोफिलिक सोल लिया और उस लायोफिलिक सोल का एक मिनिमम अमाउंट लिया जिससे कि प्रेसिपिटेशन ना हो पाए इस गोल्ड सोल का। यानी जो आपने गोल्ड सॉल लिया है जो कि निगेटिवली चार्ज सोल होता है, गोल्ड सॉल लिया और आपने इसके प्रेसिपिटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं किससे? 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन ऊपर से डाल रहे हैं। यानी गोल्ड सॉल के ऊपर आप 1% 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डालें तो आप सरवाइए सर, NaCl डालेंगे तो गोल्ड सॉल जो कि निगेटिवली चार्ज है वो Na+ को पकड़ लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम करने के लिए आपने एक दूसरा दोस्त बीच में भेज रखा है। वो कौन है सर? दूसरा दोस्त मेरा लायोफिलिक सोल है। वो लायोफिलिक सोल बीच में आके खड़ा हो जाए तो उसका मिनिमम कितना अमाउंट ले लिया जाए जो कि इस गोल्ड सॉल को जो कि हमारा 10 ml है, 10 ml गोल्ड सॉल के ऊपर जब 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डाला जाए तो प्रेसिपिटेशन को रोक सके। दैट मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम्स दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। और जितना ज्यादा मेरा गोल्ड नंबर होगा मेरी प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम देखने, यानी समझ लो ना, जितने मिलीग्राम ज्यादा चाहिए होंगे आपके, गोल्ड नंबर इज व्हाट? गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ दैट लायोफिलिक सोल। तो ये जो अमाउंट है, ये जितना ज्यादा अमाउंट आप यूज करेंगे आपका प्रोटेक्टिव पावर या प्रोटेक्टिव नेचर उस लायोफोबिक सोल के लिए उतना ही कम देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये समझ में आता है कि अगर मान लीजिए ये एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने मान लीजिए गोल्ड सॉल ले लिया, तो ये हमारा गोल्ड सॉल, ये हमारा गोल्ड सॉल। अब जो गोल्ड सॉल है वो निगेटिवली चार्ज है तो हमने इसका 10 ml ले लिया, 10 ml गोल्ड सॉल। ठीक, अब इस 10 ml गोल्ड सॉल को आप जो है ऊपर से 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डाल रहे हैं। होगा क्या कि अगर ये निगेटिवली चार्ज सोल है तो ऊपर से जो NaCl आएगा वो इसके चार्ज को खत्म कर देगा। दिस इज निगेटिवली चार्ज सोल, हम ऐसे बना लेते हैं, ये निगेटिवली चार्ज सोल है। जब आप ऊपर से NaCl डालेंगे तो जो Na+ है वो Na+ जुड़ते रहेंगे और इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, और जहां न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो ये पार्टिकल्स आपस में जुड़कर प्रेसिपिटेट बनाएंगे बिकॉज दे आर लायोफोबिक। इनको पानी में नहीं रहना, इनको यहां नहीं रहना, बात समझ में आती है? तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूं, ये हरकत ना हो पाए तो मैंने करा क्या? मैंने करा इसके बीच में एक लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक आदमी ले लिया। ये एक ले लिया लायोफिलिक, और ये लायोफिलिक आदमी लिया और इस आदमी को इसके बीच में ऐसे डाल दिया। आप समझिए, तो ये लायोफिलिक आदमी जब इसके बीच में आएगा ऐसे, ये एक लेयर बना ले। समझ रहे बात को? ये एक लेयर बना ले और इस लेयर की वजह से Na+ इस निगेटिवली चार्ज सोल को और नहीं पकड़ पाए। समझिए, तो पूछा ये जा रहा है कि वो अमाउंट लायोफिलिक सोल का, मिनिमम वो अमाउंट लायोफिलिक सोल का जो कि 10 ml गोल्ड सोल को 1 ml NaCl 10% 1 ml 10% NaCl के साथ मिलने से कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन से रोक सके, दैट अमाउंट इज नोन एज गोल्ड नंबर। तो जितना ज्यादा मेरा गोल्ड नंबर होगा, यानी मुझे जितना ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा, मेरी पावर उतनी कम होगी। कम अमाउंट से काम चल जाए तो पावर तगड़ी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड नंबर और पावर जो है वो बिल्कुल ही हमारा रिवर्स रिश्ता रखता है। कुछ लोगों के गोल्ड नंबर और उनके पावर लिखे गए हैं, आप तुम उनको याद कर सकते हो। जो फॉर्मूला है गोल्ड नंबर निकालने का, इस पर भी सवाल बन सकता है। दैट इज 10 इंटू मास ऑफ लायोफिलिक सोल जो आपने यूज किया है। जितना कम उतना कम गोल्ड नंबर, मतलब समझ रहे हैं, जितना कम मास यूज होगा उतनी पावर वाला होगा वो। समझ लो, तो जितना कम मास यूज होगा गोल्ड नंबर उतना कम होगा, पावर उतनी ज्यादा होगी। तो मास ऑफ लायोफिलिक सोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफिलिक सोल इन ml, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके गोल्ड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको जरूर याद रखें। जिस पर एक न्यूमेरिकल, सिर्फ यही एक अकेला न्यूमेरिकल जो सरफेस केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड नंबर। वो आपको बिल्कुल सीधे से सवाल पूछ लेगा कि हमें जो है लायोफिलिक सोल का इतना ग्राम चाहिए और जो हमारा लायोफोबिक सोल है उसके इतने ml हैं, आप बताइए गोल्ड नंबर कितना है। तो सीधे फॉर्मूला लगाकर आप गोल्ड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तो फिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी है मेरी, दैट प्रोटेक्शन कैपेसिटी इज जस्ट इनवर्स ऑफ गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर अगर ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल वो भी ज्यादा है, और इसी वजह से प्रोटेक्शन कैपेसिटी वो हमारी कम हो। समझो बात, समझ पा रहे हो सब लोग? यानी जितना ज्यादा अमाउंट आप यूज कर रहे हैं आपका गोल्ड नंबर उतना कम हो, जिसकी वजह से आपका मतलब प्रोटेक्शन की पावर भी उतनी कम हो। गोल्ड नंबर जितना ज्यादा
यानी अमाउंट उतना ज्यादा यूज किया जा रहा है, अमाउंट जितना ज्यादा यूज किया जा रहा है दैट मींस आपकी पावर उतनी कम। तो गोल्ड नंबर का ज्यादा होना या ये बता रहा है कि जो भी लायोफिलिक सोल आप यूज कर रहे हैं वो लायोफिलिक सोल आपका कमजोर आदमी है, कि तभी आपको ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। अगर आपको मजबूत आदमी होता, मजबूत लायोफिलिक सोल होता, तो थोड़ा सा भी अमाउंट काम चल जाता, और वो थोड़ा सा अमाउंट का मतलब गोल्ड नंबर कम होता। तो कम गोल्ड नंबर का मतलब एक मजबूत पावर वाला प्रोटेक्टिव सोल, जिसको आप लायोफिलिक सोल कहेंगे, जो कि लायोफोबिक सोल्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, सिर्फ ये सोच के कि बाहर से गिरने वाले आदमी या इलेक्ट्रोलाइट को के गिरने से वो कॉगुलेट या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए मैं उसको बचाना चाहता हूं बस। क्लियर? चलिए और आगे बात करते हैं। अब बड़ी आसान सी एक बात इसके अंदर कैटालिसिस की रहती है, बड़ा आसान है, हम सब जानते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे अगर आप होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करें, तो कैटालिसिस, तुम समझते हो कैटलिस्ट वो आदमी है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन खर्च नहीं होता। यानी वो है, सब कुछ कर रहा है, समझ रहे बात को, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। जब फाइनली प्रोडक्ट बनेगा तो वो बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा, यानी उसका अमाउंट हमेशा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले याद क्या रखना है कि हमें सबसे पहले होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में याद रखना है। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या कहती है? होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब जो हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं वो और जो कैटलिस्ट हैं वो सब सेम फेज। यार इसमें कोई खास केमिस्ट्री नहीं है, सब लोग बड़ा आसानी समझ सकते हैं, एक बार रीडिंग लगाएंगे ये समझ में आ जाएगा। यानी हमारे जो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे, जिसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको याद कर लेना चाहिए। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड के चैम्बर में, अब सॉरी, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप इस ऑक्सीडेशन को अंजाम देते हैं, क्योंकि सारे लोग सेम फेज में है। सो अल्टीमेटली दिस इज होमोजीनियस कैटलिस्ट। सिमिलरली जो हमारी मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रोलिसिस भी H प्लस के एनवायरनमेंट में की जाती है, और हम सब समझते हैं इसमें सारे लोग लिक्विड फेज में है। सो दिस इज अगेन ऑल आर इन गैसियस फेज, ऑल आर इन गैसियस फेज, और यहां पर ऑल आर इन लिक्विड फेज। तो सारे लोग अगर सेम फेज में है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट, सो दैट इज होमोजीनियस कैटलिसिस। क्लियर है? और इसी तरह से और एक आधा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर देख रहे हैं, इसमें ये भी एक्वस फेज है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। सो दिस अगेन अ केस ऑफ होमोजीनियस, ऑल आर इन लिक्विड फेज, ऑल आर इन लिक्विड फेज। तो अगर सारे के सारे लिक्विड फेज में हैं तो ये हमारी भी आप कैटलिसिस जो है होमोजीनियस कैटलिसिस के नाम से जानी जाएगी। फिर आते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। बिल्कुल क्लियर है सर, एक ऐसी कैटलिस्ट जिसमें ऑल आर इन ऑल कैटलिस्ट का जो फेज है वो अलग होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, द कैटलिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन अ डिफरेंट फेज। समझ रहे बात को आप? रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में होगा। तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इन डिफरेंट फेज। और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा भी जा चुका है, जिसके एग्जाम्पल में सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन SO3 में प्लैटिनम करता है। समझ रहे? दिस इज सॉलिड फेज, समझ रहे हो बात को, और बाकी हमारे गैसेस फेज। दिस इज सॉलिड फेज और बाकी सारे हमारे गैसेस फेज। तो ऑब्वियस है कि हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का ही नाम रखा जाएगा। इसी तरह से अगर और किसी की बात करते हैं, आप ये वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, आप कॉम्बिनेशन बिटवीन N2 और H2, जिसको आप हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, इसमें भी जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो कैटलिस्ट भी देख के लग रहा है दिस इज सॉलिड फेज, बाकी सारे हमारे गैस फेज हैं। तो ये भी हमारा हेट्रोजीनियस का केस बन गया। ऑसवाल्ड प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, उसमें भी ये हमारा सॉलिड फेज है, बाकी हमारे गैसियस फेज हैं। यहाँ पर भी हमें हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का ही एग्जाम्पल दिखाई देता है। तो ये बड़ा आसान सा है, आपको सिर्फ इन लोगों को याद कर लेना चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स में आप निकल को यूज करते हैं जो कि हमारा सॉलिड फेज में है, बाकी हमारे जो रिएक्टेंट है वो हमारे लिक्विड या गैस है, दिस इज इन सॉलिड फेज। सो अल्टीमेटली ऑल आर इन नॉट इन सेम फेज, सो इट विल बी इन हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के, जो आसान से एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। एड्सॉर्प्शन थ्योरी एक्चुअली है क्या? तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता हूं, ये जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी इसके अंदर जो इस एड्सॉर्प्शन थ्योरी में देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट आते हैं, जो 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 ये कहती है कि कैटलिस्ट जो है हमारा, वो कैटलिस्ट हमारा यूज नहीं होने वाला है।
यानी जो कैटलिस्ट हमारा थ्रू आउट द रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, ऐसा जो कहते हैं उसका क्या लॉजिक। तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूं कि इनके जो स्टेप्स हैं इस कैटलिसिस के, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो बड़े सीधे से हैं। पहले मैं स्टेप्स एक बार दिखा देता हूं तुम्हें। सबसे पहले डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट का सरफेस पर, कैटलिस्ट के सरफेस पे, फिर वो एड्सॉर्ब कर जाते हैं। एड्सॉर्ब होने के बाद उनकी आपस में रिएक्शन हो जाती है, मैं अभी देखूंगा, और उसके बाद वो फिर से अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जो है फाइनली आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। कैटलिस्ट वैसे ही के वैसे ही बाहर निकल आता है। और ये चीज मैं तुम्हें इस डायग्राम से समझा सकता हूं, बहुत आसान है, तुम सब समझते हो। कैटलिस्ट एक ऐसा लिया गया है जिसके सरफेस पर किसी और के एड्सॉर्ब होने की संभावनाएं हैं, जिसके पास फ्री वैलेंसी है जो किसी और के साथ जुड़ सकता। तो जो आपने कैटलिस्ट लिया वो रिएक्टेंट के साथ जाके जुड़ा, समझ रहे हैं? ये कैटलिस्ट रखा, इनके पास फ्री वैलेंसीज है, ये रिएक्टेंट आए, अब रिएक्टेंट कुछ ऐसे जुड़े, ये पहला स्टेप है, जिस एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ए इधर जुड़ गया, सपोज बी इसके साथ जुड़ गया, तो होगा क्या कि दो अलग अलग वैलेंसीज में ए और बी जाके जुड़ गए। तो ये हमारा पहला सिस्टम बना। इसका अलग कैटलिस्ट तो यूज हो रहा है नहीं, फाइनली कैटलिस्ट यूज नहीं होगा जब प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस कैटलिस्ट ने यह हरकत शुरू की जिसमें एक साइट प्रोवाइड की ए और बी को आपस में जुड़ने के लिए। तो आपने ए और बी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब होगा क्या, जब इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ए और बी कुछ ऐसे दिखाई देंगे, दिस इज एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, दिस इज माय स्टेप। ठीक, अब क्या होगा, अब ए और बी अगर आसपास आ गए तो कहेंगे चलो हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यानी ए और बी आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ए और बी आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, और इस इंटरमीडिएट के बाद जैसे ही एड्सॉर्प्शन हुआ था वैसे डिसॉर्प्शन होगा और ए और बी अलग हो जाएंगे। तो यानी ए और बी अलग हो गए एज अ प्रोडक्ट, और हमारा कैटलिस्ट बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकल आया जैसा वो पहला। यानी बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है कैटलिसिस का, जिसमें आप अपना कैटलिस्ट लेके आए थे और उस कैटलिस्ट से ये कहते थे कि चलिए दो लोग आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं, आप इस रिएक्शन को कैटलाइज करिए। तो वो कैटलाइज प्रोसेस जो होगा हमारा, वो कैटलाइज प्रोसेस में आप दो लोगों को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं। क्या तरीका है, कैटलिस्ट एक ऐसा आदमी जिसके पास फ्री वैलेंसीज हैं जिससे वो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को ऐड कर सकता है। तो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जुड़ते हैं, फिर वो आपस में जुड़ते हैं जो कि एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसको आप ऊपर जाके एड्सॉर्प्शन और फिर बाद में डिसॉर्प्शन कहकर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर एक प्रोडक्ट बना देते हैं और कैटलिस्ट को दोबारा अलग कर देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है ये कैटलिसिस भी बड़ा सीधा सा आसान सा प्रोसेस है। इसकी एक बार सब लोग इन सारी चीजों की एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लगा लें। एनसीईआरटी से रीडिंग लगाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें कुछ खास चीजें ऐसी नहीं है जो याद न की जा सके। हम लोगों ने ज्यादातर चीजें अच्छी तरह से समझ ली हैं, एक बार अच्छी तरह से रीडिंग लगा ली जाए ताकि ये पूरा खेल खत्म हो जाए। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें एनसीईआरटी से भी और जिस लेवल पर भी हमें करना था वो सारी चीजें हमने इस लेवल पर कर ली हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली जाए ताकि ये पूरा खेल हमारा पक्का हो जाए। तो आज इतना ही करते हैं, अब आगे दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तो मेरा जो पोर्शन था, जितना मुझे तुम लोगों को कराना था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। मेरी तरफ से तुम सब लोगों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। मेरी तरफ से तुम सब लोग खूब जम के मेहनत करो और खूब तरक्की करो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में फिर आगे कभी मुलाकात होती है तो हम फिर इस बारे में आगे कुछ डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।